क्लास 11 फिजिक्स का पहला चैप्टर है गाइस, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। बच्चों को इसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, 4-4 6-6 घंटे की वीडियोस देख लेते हैं फिर भी क्लियर नहीं हो पाता। लेकिन आपका भाई आपको 1 घंटे में सिखा देगा, सीख लोगे, बस कुछ नहीं करना है। पेन कॉपी लेके आ जाओ, आप मेरे साथ में हो, आपको कोई और टेंशन नहीं लेनी है, समझ गए? मतलब दुनिया की सारी टेंशन भूल जाओगे, अरे मुझसे फिजिक्स नहीं होगी, मुझे समझ में नहीं आ, कैसे नहीं आएगा? मैं आपके साथ हूं, आपको सब आ जाएगा, ठीक है? टेंशन मत लो गाइस। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, बस टेंशन को दूर रख देना है, और आपके जो भैया हैं, जो अभिषेक सर हैं, वो आपको सब सिखा देंगे। वेलकम टू द चैनल गाइस, दिस इज अभिषेक साहू। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को हिट कर दो। कंप्लीट क्लास 11th एंड 12th का जो कंटेंट है इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता हूं, और वो भी क्विक टाइम में। कोई भी चीज आप कहीं पर अगर 4 घंटे में 6 घंटे में सीखते हो तो उतनी चीज को आपको 1 घंटे में सिखा दूंगा, है ना? और क्या चाहिए हमें, बस वही चाहिए ना। चलो अच्छा, एक और चीज है, ये आपके भैया की सर की रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसको टेलीग्राम चैनल को जो है अपने खुद के फायदे के लिए ज्वाइन करेंगे। क्लास 11th के सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक नया टेलीग्राम ग्रुप बनाया, जिस एकदम फ्रेश। पुराने टेलीग्राम ग्रुप पे 2 लाख के अराउंड जो है स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं, बट मैंने आप लोगों के लिए फ्रेश चैनल बनाया है, और इस पर अभी 58 स्टूडेंट ही जो है ज्वाइन करे हैं। तो इसको 5800 बनाना है या 58,000 बनाना है, ये आपके हाथ में है। टेलीग्राम ग्रुप को जाओ और ज्वाइन करो। यहां पे मैं क्या करता हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। यहां पे मैं क्या करता हूं कि यहां पर आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड कराता हूं, हैंड रिटन नोट्स, फॉर्मूला वगैरह, सब चीजें आपको यहां पर मिलती रहेंगी। जैसे ये क्लास है आज की, तो आज की क्लास की पीडीएफ कहां मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है? तो उसको ज्वाइन कर लो। इसको ज्वाइन करने की जो लिंक है ना, मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, तो आप इसको जो है जरूर से ज्वाइन करिए, और फ्री नोट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए इस चैप्टर में हमें क्या करना है, सबसे पहला काम यह कि हमें समझना है कि एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सको, नाप सको, तौल सको, उसको आप बोलते हो फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप किसी की हाइट नाप सकते हो ना, तो हाइट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। आप 2 प्लेस के बीच की लेंथ नाप सकते हो, बोला फिजिकल क्वांटिटी है। कितनी स्पीड चल रहा है, बोला 40 किलोमीटर पर आवर, तो आप स्पीड नाप सकते हो, बोला फिजिकल क्वांटिटी है ना? तो जिन चीजों को आप मेजर कर सकते हो वो सारी चीजें फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। सर हम तो बुखार भी नाप लेते हैं, बोला कितना बुखार है, तो हमने कहा कि भाई 98.6 फ़ारेनहाइट, तो बुखार भी फिजिकल क्वांटिटी होगा? नहीं रे, बुखार थोड़ा ना नापते हो आप तो नापते हो टेम्परेचर, तो टेम्परेचर फिजिकल क्वांटिटी है ना? अच्छा जैसे मान के चलो मैं आपसे ये कहूं कि मुझे ना आप चावल तौल लेते हो, हाँ सर चावल तौल लेता हूं, तो चावल ही फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। अरे रे 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 रे, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। हम चावल को थोड़ी ना मेजर करते हैं, हम चावल नहीं तौलते, हम चावल का वजन तौलते हैं, मतलब उसका जो मास है, उसका जो वेट है, उसको हम मेजर करते हैं, तो वो फिजिकल क्वांटिटी है। चावल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक है फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसपे हम आगे डिस्कशन करेंगे। दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी, जिसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसको हम और फर्दर कैटेगराइज करते हैं, तो उसमें सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी आ जाती है, ठीक है? तो इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक, ध्यान देंगे। अब अगर मैं बात करूं, जब आप मेजरमेंट क्या होता है, सर मेजरमेंट का मतलब तौलना, नापना, तो मेजरमेंट का मतलब होता है कंपैरिजन। आप किसी चीज को, किसी क्वांटिटी को ना कंपेयर कर रहे हो। जैसे 5 किलो, जैसे मुझे तौलना है किसी चीज को, तो हम क्या करते हैं, एक साइड 5 किलो का बांट रख दिया, तो पता पड़ जाता है 5 किलो से ज्यादा है, कम है। हाँ, अगर मुझे लाइन मेजर करनी है तो स्केल से, इंची टेप से मेजर कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एक फिक्स रेफरेंस है ना, उसको कंपेयर कर रहे हैं कि इससे कितना बड़ा है, कितना छोटा है, तभी पता पड़ेगा इसकी हाइट 5 फीट से बड़ी है, छोटी है ना, इंची टेप से मेजर करते हैं ना। हाँ, तो मेजरमेंट क्या है, प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग। किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर करने की एक प्रोसेस है। लेकिन कंपेयर किससे करते हैं, किसी भी ऐसे उल्टे सीधे चीज से तो नहीं नाप सकते ना। किससे कंपेयर, बोला डंडे से हाइट नाप लो इसकी, नहीं, इंची टेप से हाइट नापी जा रही, तो फिक्स स्टैंडर्ड है ना। तो फिक्स स्टैंडर्ड से कंपेयर करने को ही हम बोलते हैं मेजरमेंट। अब जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं ना, या जब हम किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं, किसी चीज को लिखते हैं, तो हमें 2 चीजों की जरूरत होती है। एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी होती है यूनिट। फॉर एग्जांपल, मुझे लिखना है कि भाई मेरा जो मास है ना, मैं अभी मास वेट के बीच में डिफरेंस की बात हम बाद में करेंगे। हाँ, अब मान लीजिए मैं ये कहता हूं मेरा जो मास है, यानी मेरा जो वजन है, वो लेट्स से 60 kg है। मतलब सर आप तो हैवी लगते हो। अरे नहीं नहीं, मैंने वजन घटा लिया है। तो मेरा जो मास है ना, 60 kg है। तो जब मैं बोल रहा हूं 60 kg, तो 60 क्या है, बोला सर 60 तो नंबर है, तो नंबर को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। और केजी क्या है, बोला सर केजी तो यूनिट है, तो यूनिट को हम बोलते हैं यू, ठीक है। और जो हमने मेजर करी क्वांटिटी कितनी है, उसको हमने बोला क्यू,
है ना। तो आप हमेशा याद रखेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमने कोई मेजर तो हमने कर लिया, बट उसको एक्सप्रेस करना है, बोलना है, बताना है उसके बारे में, तो कितनी चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी उसकी यूनिट। जैसे मान लीजिए, हाँ, और इसको मिलाकर के जो पूरी वैल्यू बनती है, जो पूरा टर्म बनता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कोई पूछे तो कहना कि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अमाउंट, किसी भी चीज का अमाउंट कितना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे ऐसा बोलूं कि किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन, न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है ना। तो जैसे 50 जो है, 50 तो हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि नंबर, और न्यूटन जो हो गया वो हो गई यूनिट। तो इन दोनों को मिलाकर के जो वैल्यू बन रही है उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो कभी भी हम कहते हैं ना मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का मतलब कितनी क्वांटिटी है उससे कहा जा रहा है। हाँ, ध्यान रखिए। तो किसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, लिखने के लिए, बताने के लिए उसके बारे में हमें दो चीजों की जरूरत है, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि कोई भी चीज कितनी वैल्यू है उसकी, नंबर, और यूनिट मतलब उससे पता पड़ता है कौन सी किस टाइप की क्वांटिटी है। जैसे मान लीजिए आपकी हाइट बतानी है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं मीटर में बता सकता हूं, सेंटीमीटर में बता सकता हूं, या वैसे बता सकता हूं कि लेट्स से मेरी हाइट 5 फीट 7 इंच है, 5 फीट 7 इंच है। तो मैंने क्या किया कि, या मैं ऐसे बोल दूं 5.6 फीट है लेट्स से मेरी हाइट, तो मैंने क्या किया 5.6 तो कितनी हो गई, ये हो गई मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू, और फीट क्या हो गई, फीट हो गई यूनिट। तो किसी भी चीज को बताने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, ठीक है। और इन दोनों को मिलाकर के जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको यहां पर ये बताता हूं कि जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं ना, तो मेजर करने के बहुत सारे जो है मेथड, बहुत सारे जो है सिस्टम होते हैं। जैसे मान लीजिए हाइट मुझे बतानी है, तो मैं अपनी हाइट को फीट में बता सकता हूं, मैंने अभी बताई, सेंटीमीटर में बता सकता हूं, मीटर में बता सकता हूं, है ना। इसी प्रकार से कोई भी चीज बतानी है ना, तो उसको बताने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि मान के चलो मुझे वजन बताना है, तो वजन बताना है तो मैं किलोग्राम में बता सकता हूं, क्विंटल में बता सकता हूं, पाउंड में बता सकता हूं, है ना, ग्राम में बता सकता हूं ना। तो इसी प्रकार से किसी भी चीज को जब हम एक्सप्रेस करते हैं, जब लिखते हैं, तो उसको बताने के ना बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो उन डिफरेंट डिफरेंट तरीकों को हमने डिफरेंट सिस्टम बोल दिया। तो देयर आर 4 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं तो उसके 4 सिस्टम होते हैं, ठीक है। पहला सिस्टम क्या है, सीजीएस सिस्टम, दूसरा एफपीएस सिस्टम, तीसरा एमकेएस सिस्टम, और एमकेएस सिस्टम का मॉडिफाइड फॉर्म, यानी एमकेएस सिस्टम को में ही थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, एमकेएस सिस्टम का ही मॉडिफाइड फॉर्म जो है ये एसआई सिस्टम होता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, सीजीएस सिस्टम की जब मैं बात करता हूं तो सीजीएस सिस्टम, सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। मतलब सीजीएस सिस्टम में जब भी लेंथ को मेजर करना है, जैसे मान के चलो मुझे अपनी हाइट बतानी है तो मैंने फीट में बताई, लेकिन क्या कहा जा रहा है, अगर आप सीजीएस सिस्टम में अपनी लेंथ को, अपनी हाइट को बताओगे तो सेंटीमीटर में बताओगे। सीजीएस सिस्टम में जब भी आपको मास मेजर करना है तो आप ग्राम में बताओगे, टाइम मेजर करना है तो सेकंड में बताओगे। बात क्लियर है। इसी प्रकार से होता है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में क्या होता है, फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। तो अगर आपको फुट यानी कि हाइट या लेंथ मेजर करनी है तो फुट में बताओगे, मास मेजर करना है तो पाउंड में बताओगे, टाइम मेजर करना है तो सेकंड में। देन आया एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में मास मेजर करना है तो लेंथ मेजर करना है तो मीटर में बताओगे, है ना। अगर आपको जो है मास मेजर करना है तो के मतलब किलोग्राम में बताया जाता है, और टाइम मेजर करना है तो सेकंड में बताया जाता है। ये पहले 3 सिस्टम चलते थे। फिर 1971 में कहा गया कि अरे आप इतने अलग अलग सिस्टम यूज करोगे तो हर जगह पे जो है आप पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड आप कैसे जो है चीजों को जो है समझा पाओगे, है ना। तो बोला कि पूरी दुनिया में एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो सबके लिए सेम हो। तो बनाया गया इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको हम प्यार से एसआई सिस्टम भी कह देते हैं। एसआई सिस्टम इस एमकेएस सिस्टम से का ही मॉडिफाइड फॉर्म है। एसआई सिस्टम यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ मेजरमेंट जो है, उसमें हमें कभी भी लेंथ मेजर करना है तो हम सेंटीमीटर, इंच, फीट में ना बताते हुए मीटर में बताएंगे, है ना। अगर कभी भी मास मेजर करना है तो ग्राम में, क्विंटल में ना बताते हुए आप किलोग्राम में बताओगे, और कभी भी टाइम मेजर करना है तो सेकंड में बता दो। बात क्लियर है ना। तो ऐसा सिस्टम इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। इन पर बेस्ड एज इट इज कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, कन्वर्जन पूछे जाएंगे जिन पर हम आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब देखिए एसआई सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो एसआई मतलब इंटरनेशनल सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो है क्वांटिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, बोला देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सर फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है? फंडामेंटल क्वांटिटी गाइस वो होती है जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती। जैसे मान के चलो कि ऐसे बोल दूं, ये बताओ कि अगर मुझे बताना है कितने की स्पीड है तो मुझे क्या क्या पता, अच्छा स्पीड का फॉर्मूला नहीं पता आपको स्पीड का, या फिर चलो सीधी सीधी बात करें, अगर मुझे एरिया बताना है, एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बोला लेंथ इंटू ब्रीथ। तो अगर मैं बात करूं मुझे एरिया के बारे में बताना है तो एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे और ब्रीथ पे,
यानी कि एरिया लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो एरिया क्या है, बोला डिराइव्ड क्वांटिटी है। कैसी, डिराइव्ड, बनाई हुई है, फंडामेंटल से बनी है। अच्छा ऐसे मान के चलो मैं आपसे ऐसा बोलूं, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो हम समझते हैं कि समझते, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ सर मैं समझता हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो लेंथ होती है ना, और क्या अपॉन में क्या है, टाइम। हाँ सर, तो स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, बोला लेंथ और टाइम पे। तो ये फंडामेंटल है क्या, बोला नहीं, फंडामेंटल तो वो होती है जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। जैसे स्पीड लेंथ और टाइम पे डिपेंड कर रही है ना, वैसे फंडामेंटल किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो जो डिपेंड करती है उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, जो डिपेंड नहीं करती उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। और एग्जांपल दूं, जैसे मान के चलो डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास तो m हो गया और वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो आप देख रहे हो कि डेंसिटी भी किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, मास पे और लेंथ पे कर रही है। इसका मतलब है डेंसिटी फंडामेंटल क्वांटिटी है क्या, बोला नहीं, फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। समझ में आ रही है बात, कमेंट में लिख के बताना गाइस, समझ में आ रहा है सर मुझे तो, सर आप तो बहुत ही बढ़िया समझाते हो, सर 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 इससे अच्छा हमने कभी नहीं समझा। अरे अभी तो कुछ सिखाया ही नहीं मैंने यार, अभी तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सुनो, तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है जो किसी पर डिपेंड नहीं करती। जैसे मुझे बताना है कि कितनी शक्कर है, मैंने कहा 5 किलो शक्कर है, 5 kg, तो मुझे किलोग्राम के अलावा कुछ बताना ही नहीं है। बट मुझे स्पीड बताना है तो बोलूंगा कि स्पीड कितनी है, बोला 60 किलोमीटर पर आवर, तो मुझे किलोमीटर यानी डिस्टेंस ही बतानी है, पर आर यानी मुझे टाइम भी बताना है ना। बात समझ में आ रही है। मुझे वॉल्यूम बताना है तो मैं लिखूंगा 60 मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब यानी लेंथ का क्यूब, मतलब लेंथ के बारे में जानकारी होना चाहिए, है ना। लेकिन अब सोचो मुझे टाइम के बारे में बताना हो, कितना टाइम हो गया, बोला 1 आवर, कितना टाइम, बोला 1 आवर, तो टाइम में टाइम के अलावा कुछ बताना ही नहीं है। समझ में आ रही है बात, है ना। तो ऐसी क्वांटिटी जो किसी पर डिपेंड नहीं करती उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। किसी चीज की लेंथ बतानी है, मैंने कहा 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर, तो मीटर के अलावा कुछ और बताना ही नहीं है, तो ये कैसी क्वांटिटी है, बोला फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इस प्रकार से 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, ये सामने आपकी लिखी हुई है, ठीक है। और जितनी भी ये 7 के अलावा जितनी भी हैं वो सब डिराइव्ड क्वांटिटी हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी वो होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की हेल्प लेनी पड़ती है। एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे देख लो कि अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब ये हो गया कि फोर्स के बारे में जब हम बताएंगे तो हमें मास के बारे में पता हो और एक्सेलरेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, है ना। जबकि अगर मैं आपसे यहां पे बोलूं कि मुझे बताना है ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में, तो मुझे ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में बताना है, तो सर ये कभी डेली लाइफ में तो हमने देखा नहीं है। जब आप बल्ब खरीदने जाओगे ना, बल्ब, एलईडी बल्ब या किसी प्रकार का बल्ब, तो बल्ब के जो रैपर जो होता है उस पर लिखा होता है कितने कैंडेला का ये बल्ब है, यानी कितने कैंडेला ये रोशनी देगा। तो रोशनी को मेजर करने की जो यूनिट है वो कैंडेला होती है, जिसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और ये उनकी यूनिट है कि किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ना मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में। आगे जो यहां पर लिखे गए हैं यह डायमेंशनल सिंबल, क्या है, डायमेंशनल सिंबल। सर ये क्या होते हैं, इस पर हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो यहां पर मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बताया और आपको जो है डायमेंशनल सिंबल जो है यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि भाई साहब डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है। अभी तो मैंने किसके बारे में बताया, फंडामेंटल के बारे में। अब मैं आपको बताने वाला हूं डिराइव्ड क्वांटिटी। तो मैंने क्या बोला, ऐसी क्वांटिटी जो किसी और पर डिपेंड करे उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे मोमेंटम, मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना। पावर, वर्क और टाइम दोनों पे डिपेंड कर रहा है। एंगल, आर्क एंड रेडियस दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो ये क्वांटिटी क्या है, बोला ये डिराइव्ड क्वांटिटी है ना। ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहे हैं वो डिराइव्ड क्वांटिटी कहलाती है, ठीक है। अच्छा, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो बेसिकली डिराइव्ड क्वांटिटी का ये टाइप है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी 2 टाइप की है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बताया, फिर बताया डिराइव्ड के बारे में, बट एंगल को भूल गए, तो एंगल के बारे में बाद में बताया गया। बाद में बताया गया मतलब एडिशनल जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। तो एक्स्ट्रा में जो चीज की जाती है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है। जैसे हम मान लीजिए डेली में जो खाना खा रहे हैं, लेकिन खुद को बढ़िया रखने के लिए हम क्या लेते हैं, बोला सप्लीमेंट। हाँ, जैसे आप हेल्थ की सिरप पी लो, या फिर आपने बढ़िया हेल्थ रखने के लिए आपने ड्राई फ्रूट्स खा लिए या चने खा लिए, कुछ भी, तो वो क्या है, आपका प्रोटीन सप्लीमेंट हो गया, या आपका मल्टीविटामिन, क्या है, ये सप्लीमेंट ही तो है। सप्लीमेंट मतलब जो चीज हम एडिशनल में एक्स्ट्रा करें, ठीक है ना। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी जो है 2 टाइप की होती है,
है ना, एंगल के बारे में पहले बताना भूल गए थे, तो बोला 2 क्वांटिटी और एक्स्ट्रा जोड़ दो, इसलिए उसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहा गया। तो एंगल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल तो बहुत सिंपल सा है, 2 लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल, ठीक है। और प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है? रेडियन, ठीक है। इसको हम RAD से सिंबल रिप्रेजेंट कर देते हैं। और एंगल का क्यों डायमेंशन नहीं होती, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 2 लाइन के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है, 2 सरफेस के बीच में बनने वाला जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। और एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, आगे लिखवा दूंगा आपको, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। अब बात करते हैं सॉलिड एंगल की। किसकी? सॉलिड एंगल की। तो आप समझिए कि जैसे आपने कभी तरबूज कटवाया, तरबूज में बीच में से टांका लग जाता है, तो जो चारों ओर जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। अरे आपने कोन तो खाई है, आइस कोन, बढ़िया मस्त मजा, आपने आइस कोन खाई है, तो कोन में जो बीच में जो एंगल बनता है ना, यहाँ पे जो है आइसक्रीम भरी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, ये चारों ओर, ये गोलाई में जो एंगल बन रहा है चारों ओर, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है, सॉलिड एंगल की यूनिट होती है क्या? स्टेरेडियन। नहीं लिखी क्या? सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है, सॉलिड एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओम से, मतलब ये ओमेगा से, ठीक। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, समझ गए। जैसे आपने कोन बनाया ना, तो कोन का ये सरफेस एरिया हो गया और ये इसकी रेडियस हो गई, तो यहां से आप सॉलिड एंगल को निकाल लेते हो। जनरली आप पूरे क्लास 11th एंड 12th में सॉलिड एंगल आपको बाय चांस ही कहीं मिलेगा, अदरवाइज प्लेन एंगल से ही काम आप लोगों का चलता रहेगा। बताइए, अब देखिए इस चैप्टर का ना सबसे इंपॉर्टेंट गाइज, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है ना, वो शुरू हो जाता है। और यहां से न्यूमेरिकल और एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे जो है बनने लग जाएंगे, ठीक है। और इस पार्ट से आपको जरा भी चीजों को स्किप नहीं करना है, समझ गए। अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे बहुत छोटी चीज पूछ रहा हूं, आप मुझे बस एक बात बता दो कि अगर मैं आपसे कहूं कि सामने ना आपके कोई बढ़िया सा जो है, कोई बढ़िया सी डिश आ जाए, ठीक है, लेट्स से खीर आ जाए, तो क्या आप उस खीर को बस देख के बता सकते हो कि यार इसके अंदर दूध है, केसर है, इलायची है, क्या क्या है इसके अंदर? नहीं बता सकते ना। आप अंदाजा लगाओगे, अंदाजा गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर साइड में इंग्रेडिएंट लिस्ट लिखी हो उसकी तो बता देंगे। हाँ, जैसे मान के चलो कि आपके सामने कोई ड्रिंक आ जाए बढ़िया सी, आप रेस्टोरेंट में गए, खाना खा लिया, आप ठंडा जो है पेट करना है, ठीक है, तो गर्मी है ना, गर्मी का सीजन चल रहा है अभी, तो आपको कोई ड्रिंक आ गई आपके सामने, क्या आप उसको देख के बता सकते हो कि यार इसके अंदर क्या क्या होगा? नहीं सर, मैं नहीं बता पाऊंगा। तो लेकिन अगर उसकी जो है साइड में इंग्रेडिएंट लिस्ट, एक तो इंग्लिश के शब्द ना निकलते मेरे मुंह से, साइड में उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट अगर दी है तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये इसके अंदर क्या क्या है। तो आप ये समझ लो कि फिजिकल क्वांटिटी की जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो है डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, प्रेशर है, पावर है, वर्क है, सरफेस टेंशन, सरफेस पता नहीं क्या क्या, तो यार कितनी सारी क्वांटिटीज हैं, तो बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। अब मैं उनको सबको देख के तो नहीं बता पाऊंगा ना कि इसके अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुई है, देख के तो नहीं बता पाऊंगा, नहीं बता पाऊंगा ना, बिल्कुल सर नहीं बता पाओगे। तो उसके लिए मैं डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प लेता हूं। डायमेंशनल फॉर्मूला हमारी मदद करता है यह बताने के लिए कि कौन सी क्वांटिटी किस किस फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी है। एग्जांपल दूंगा, सब समझ में आ जाएगा, बट डायमेंशनल सिंबल को आप लोगों को जरूर याद रखना है। जैसे कि अगर जहां भी बात पड़ेगी मास का डायमेंशनल सिंबल, तो ये m है, लेंथ का डायमेंशनल सिंबल l है, टाइम का t है, टेम्परेचर का k है, इलेक्ट्रिक करंट का a है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का j है, एंड अमाउंट ऑफ जो है सब्सटेंस का कैपिटल N है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो मैं आपको यहां पे बताऊं कि एरिया, तो सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला बनाने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला जो है ना, बस आपको ये याद होना चाहिए, बस फिर हो जाएगा। और एक और चीज याद रखो कि कभी भी मैं ऐसे बात करूं कि ब्रीथ क्या है, ब्रीथ सर कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो आप सोचो ब्रीथ जो है या चौड़ाई, जिसका मतलब है वो मास तो नहीं हो सकती, वो तो लेंथ में आएगी। रेडियस, मास टाइम टेम्परेचर तो नहीं हो सकता, वो भी किस में आएगी, लेंथ में। तो लेंथ में बहुत सारी चीजों का यूज होता है। जैसे कभी भी आपको जरूरत पड़ जाए ना, तो याद रखो कहीं पे भी डिस्टेंस लिखाओ, डिस्प्लेसमेंट लिखाओ, रेडियस लिखाओ, ब्रीथ लिखाओ, हाइट लिखाओ, आर्क लिखाओ, ये सब क्या है, ये सब लेंथ है। क्या है, लेंथ। मतलब अगर आप इन सबको सेंटीमीटर, सर रेडियस क्या होती है, सर्कल की होती है, नहीं, एक्चुअल में रेडियस को आप मेजर किस में करते हो, सेंटीमीटर में, मीटर में, ऐसे करते हो ना, है ना। ब्रीथ को आप कैसे मेजर करोगे, सेंटीमीटर में, मीटर में, फीट में, इंच में, ऐसे करोगे ना। तो सब क्या है, लेंथ के अलग अलग नाम है ना, तो ध्यान रखिए। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो एरिया इज इक्वल टू, लेंथ का सिंबल क्या है, बोला एल, तो आपने लिखा एल,
ठीक है। और ब्रीथ क्या होती है, बोला सर ब्रीथ भी होती है एल। तो एरिया का जो डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया दैट इज एल स्क्वायर। एल स्क्वायर एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, एल स्क्वायर। तो आप ये बोल सकते हो कि एरिया सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करता है, और जो ऊपर जो पावर 2 लिखी है उसको हम बोलते हैं डायमेंशन। तो लेंथ की डायमेंशन क्या है, 2 है। समझ गए नाउ। तो ये जो बन गया डायमेंशन फॉर्मूला। अब क्या होता है, हम स्कूल वगैरह में लिखते हैं तो डायमेंशन फॉर्मूला को MLT के फॉर्म में लिखते हैं। तो उसमें M आ रहा है, नहीं तो बोला लिखा 0। लेंथ आ रही है, बोला हाँ तो लिखा L स्क्वायर। और T आ रही है, नहीं तो इसको MLT ऐसे लिख दिया, M0 L स्क्वायर T0। ठीक, तो जो आता है जितना उतना लिखते हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे, मैं आपको सब समझाऊंगा, टेंशन मत लो। जैसे वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, और कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बताना है कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया। ठीक है, वॉल्यूम जब मैं बात करूंगा वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। ये तो हम सभी को याद है, और नहीं है तो याद रखना पड़ेगा, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। अब देखिए लेंथ को क्या बोलते हैं, एल। ब्रीथ, ब्रीथ भी क्या है, लेंथ है। हाइट भी क्या है, लेंथ है। तो अब लेंथ का डायमेंशन सिंबल तो एल होता है ना, तो बताओ वॉल्यूम का सिंबल क्या बन गया, डायमेंशन फॉर्मूला बोला एल क्यूब। अब एल क्यूब में काम चल जाएगा, बट स्टार्टिंग में स्कूल वाले कहते हैं कि नहीं पूरा लिखो। तो एम मास आ रहा है, नहीं 0। लेंथ आ रही है, हाँ एल क्यूब। टाइम आ रहा है, नहीं तो M0 L क्यूब T0। ठीक है, अब लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ। डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब बनाएंगे डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला मास, तो यहां चेक करो मास का सिंबल क्या है, कैपिटल M। ठीक, और वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी क्या बनाया आपने, एल क्यूब। तो ये हो गया एल क्यूब। तो डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, एम एल क्यूब, ऊपर जाएगा तो पावर -3 आ जाएगी, तो ML -3। बताओ ऐसे बन जाएगा। अब स्कूल वालों के तरीके से लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, MLT के फॉर्म में। M तो आ रहा है, हाँ तो M आ रहा है -3, और T नहीं आ रहा है इस फॉर्मूले में, तो ये ऐसे लिख सकते हो। अच्छा सर अब आप मुझे बता दीजिए उसका कि वेलोसिटी कैसे बनेगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब चेंज का कोई फॉर्मूला नहीं होता। चेंज कोई क्वांटिटी है क्या, नहीं सर चेंज कोई क्वांटिटी नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट तो है, मैंने बताया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये सब लेंथ होती है। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या लिख सकते हैं, लेंथ। और टाइम की जगह क्या लिखेंगे, चेंज इन टाइम है, बोला T। तो इसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इसका LT -1। L T ऊपर चला गया तो LT -1, और इसको MLT के फॉर्म में लिखना है तो M मास आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना इसमें, M0 LT -1। बस ऐसे बन गया, ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला। ऐसे बना सकते हैं। सर यार और बताओ ना, इतने से क्या हो जाएगा, आपने तो सिंपल टुच्चे से बता दिए। हाँ तो अच्छे बताए तुम। हाँ एक्सेलरेशन की बात करेंगे, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, बोला चेंज इन वेलोसिटी। अब ध्यान से बताना कि वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने क्या बनाया, बोला LT -1। अब मैं MLT के फॉर्म में लिखूंगा जो होगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनाया अभी हमने, LT -1। तो यहां पे क्या लिख दिया, बोला LT -1 अपॉन चेंज इन टाइम। तो टाइम का तो होता है T। ठीक है, अब अगर ये ऊपर जाएगा T तो ये एक और -1 हो जाएगा, तो ये बन गया LT -2। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला LT -2। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे बोला फोर्स की। तो अब चेक करना फोर्स के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, बोला मास का सिंबल क्या बनाया है, कैपिटल M। और एक्सेलरेशन का अभी क्या बनाया आपने, LT -2। तो MLT -2 ये हो गया फोर्स का डायमेंशनल सिंबल। मास की जगह M, एक्सेलरेशन देखो अभी बनाया LT -2 ऐसे बनाया। वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क का होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। भाई ये फॉर्मूला तो याद रखना पड़ता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का क्या बनाया आपने, MLT -2। हाँ, और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, बोला L। तो कितना बन जाएगा, ML स्क्वायर T -2। L का L से इंटू हो गया, ये बन गया वर्क का। अच्छा पावर का बना लोगे, हाँ तो वर्क का क्या कितना है, बोला पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो वर्क की जगह ML T -2, सॉरी वर्क का देखो अभी क्या बना है, ML स्क्वायर T -2। हाँ सर, और टाइम का क्या बना, बोला T। अब ये T ऊपर जाएगा तो एक माइनस का 1 और हो जाएगा ना, तो कितना बनेगा, ML स्क्वायर T -3। ये किसका हो गया, बोला ये पावर का हो गया। अच्छा प्रेशर कितना होगा, प्रेशर का फॉर्मूला याद होना चाहिए पहले, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या है, MLT -2। और एरिया क्या होता है, देखो अभी नहीं बनाया हमने, एरिया का L स्क्वायर। तो एरिया का हो गया L स्क्वायर। तो अब आप देखना जो चीज कट रही है उसको काट दो, सेम पॉजिटिव पावर कट गई, काट दिया। M नीचे सिर्फ L बचेगा, L ऊपर जाके -1, तो ML -1 T -2 हो गया। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर ना ये दे रहा हूं होमवर्क, ये आपका होमवर्क और कमेंट सेक्शन में आपको कसम है, विद्या रानी कसम है आपको। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बता के जाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि यार मैं इतना पढ़ा रहा हूं और ये लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। कमेंट में अपने भैया की बात नहीं मानोगे, कमेंट में जो है जवाब देना और मुझे बताना कि सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, बोला फोर्स अपॉन लेंथ। तो भाई सरफेस टेंशन को लेट से मैंने ऐसे लिख दिया, तो फोर्स का फॉर्मूला बताओ, MLT -2। ओहो
चलो चलो कोई बात नहीं, चलो मैं दूसरा दे देता हूं आपको। चलो फोर्स का फॉर्मूला, भैया ने अपनी बात खुद नहीं मानी मुझे खुद ध्यान भूल गया। MLT माइनस 2, लेंथ के जगह क्या बन गया L। तो चलो अब बता दो कि ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होगा। अब तो बता दोगे। हाँ, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि एक चीज बहुत पूछी जाती है कि भाई ये जो याद रखो, प्रेशर, स्ट्रेस और कोई सा भी इलास्टिक कांस्टेंट, इन सब के सेम डायमेंशनल फॉर्मूले हैं, ठीक है। और हां, वर्क या किसी भी प्रकार की एनर्जी, वर्क और किसी भी प्रकार की एनर्जी सेम, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, इनके सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, सेम यूनिट होती है, ठीक है। अब मैं यहां पे थोड़ी सी यूनिट की बात भी कर लेता हूं, ठीक। तो एरिया की यूनिट इसी फॉर्मूले से बनती है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ की यूनिट भी मीटर, ब्रीथ की यूनिट भी मीटर, तो यूनिट बन गई मीटर स्क्वायर, ठीक है, याद रखना, ठीक। नाउ इसके बाद वॉल्यूम की मीटर मीटर मीटर, तो यूनिट बन गई मीटर क्यूब, याद रखोगे। वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट मीटर, जो कि छोटू एम से दिखाते हैं, और टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड, तो मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। डेंसिटी की का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, मास की ऐसा यूनिट केजी, और वॉल्यूम की अब ये भी बनाई मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब, ये इसकी ऐसा यूनिट हो गई, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो एक्सेलरेशन, अभी आपने वेलोसिटी क्या बनाई, मीटर पर सेकंड बनाई, और अपॉन में टाइम है तो टाइम की जगह भी सेकंड, तो ये बन गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो हम इसको ऐसे बना लेते हैं, मास की यूनिट केजी और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये भी होती है इसकी ऐसा यूनिट। और फोर्स की ऐसा यूनिट को हम बोलते हैं न्यूटन, क्या बोलते हैं, न्यूटन, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वर्क की ऐसा यूनिट इसी प्रकार से यहां से ही बन सकते हैं, बट ये क्योंकि अब यहां से बड़ी बड़ी यूनिट होना शुरू हो गई ना, तो हम बोल देते हैं जूल, तो एक छोटा छोटा नाम रख दिया, बोला इसकी यूनिट होती है जूल। अब ऐसे पावर की बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकंड, बट पावर की भी ऐसा यूनिट होती है वॉट, ठीक है। प्रेशर की क्या होगी आप मुझे बताओ, प्रेशर की ऐसा यूनिट आप मुझे बताओ। फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, और एरिया की यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर ही क्या बन गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन बताना इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, सरफेस टेंशन की ऐसा यूनिट एंड सरफेस टेंशन डायमेंशनल फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। बताओगे कि नहीं बताओगे, बताओगे, आ गया, हाँ सर आ गया। अब मैं आपको कुछ ऐसी क्वांटिटी बताता हूं जिनकी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। ये है डायमेंशन लेस क्वांटिटी, कैसी है, डायमेंशन लेस, जैसे कि आर्क, आर्क का फॉर्मूला क्या है सर, आर्क तो अभी अभी आपने बताया था ना, लेंथ होती है, आर्क, रेडियस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, लेंथ, ब्रीथ, हाइट, ये सब क्या है, लेंथ है, और रेडियस भी क्या है, लेंथ है। तो लेंथ से लेंथ कट गया, तो ये क्या बच गया, L0, मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसमें मास आ रहा है नहीं, M0, L0, T0, तो ये क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। सेम रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो किसी भी चीज की डेंसिटी है तो ऊपर डेंसिटी ना, तो ml-3 ml-3 सब कट गया, तो M0, L0, T0, ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। सेम स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा, तो M0, L0, T0। ये पूछा जाता है कौन कौन सी क्वांटिटी जो है ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। और इसमें से आपके स्कूल में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहचानो 4 क्वांटिटी दे दी, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज ऑड वन, ऐसे दे दिया, और उसमें लिख दिया प्रेशर, स्ट्रेस, इलास्टिक कांस्टेंट, पावर, बताओ कौन सी अलग है। तो हम देखेंगे इन तीनों का डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम है, पावर का डायमेंशन फॉर्मूला अलग है, इसलिए बोल देंगे भाई वो ऑड है, ठीक है। चलिए अब देखो, अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके स्कूल में कभी पूछा जा सकता है बिल्कुल। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, दो बॉडीज होती है ना, दो बॉडी जैसे अर्थ एंड सन है, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला है कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर। इन जैसे कोई भी दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर। कैपिटल G जो होता है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला यहां से क्या बना, कैपिटल G को यहीं छोड़ दिया, FR स्क्वायर अपॉन M1 M2। तो अब देखना समझते हैं इसको, ये क्या है, F मतलब फोर्स यानी न्यूटन, R स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर, अपॉन M1 M2 मतलब kg इंटू kg, मास इंटू मास है ना, तो kg इंटू kg, तो kg का स्क्वायर। तो बताओ डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, न्यूटन का mlt-2, सही बताया, न्यूटन मतलब फोर्स का mlt-2, मीटर स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर, तो ये हो गया L स्क्वायर, अपॉन kg यानी मास का स्क्वायर। अरे मुन्ना, मास का डायमेंशनल सिंबल कैपिटल M नहीं होता क्या, बोला सर बिल्कुल होता है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बताओ जरा क्या बनेगा, कमेंट में बता सकते हो। सर देखो एक M से कट गया, नीचे एक M बचा है, जो ऊपर जाके देखो नीचे एक M बचा, ऊपर जाके हो जाएगा -1,
ठीक है, हटा देता हूं। अब यहां पे L क्यूब हो गया और ये T-2, तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला बन गया। बताओ क्या इतनी बात क्लियर है, ध्यान रख पाओगे? तो इस प्रकार से मैं ऐसे बोलता हूं कि ये आपने डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना सीख लिया और किस क्वांटिटी की यूनिट कैसे बनानी है वो भी सीख लिया। बट जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे जो मैंने आपसे होमवर्क पूछा है, चाहे एक बच्चा बताए या 1000, आपको जवाब देना है। चलो मैं आपसे 2-3 डायमेंशन फॉर्मूला पूछता हूं, उसके जवाब आप लोग देंगे, ठीक है? आप मुझे बताएंगे मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है? और आप मुझे बताएंगे डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? आप मुझे बताओ एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए। एंगल की यूनिट होती है रेडियन, ठीक है? और हाँ, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था और अभी बता दिया कि एंगल का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन एंगल। कमेंट सेक्शन में इसका डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है अपॉन चेंज इन टाइम। बताओ डायमेंशन फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों को बता करके जाना है, तभी मैं मानूंगा कि मैंने आपको सिखा पाया, ठीक है? अब इन पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे वो मैं अभी आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है गाइस? अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ना, दैट इज रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, है ना? तो हम क्या करेंगे, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में हमें रिलेशन एस्टैब्लिश करना होगा, मतलब उनका फॉर्मूला हम बना देंगे डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है? और आप ये समझ लीजिए कि जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मुझे पता है, F इज इक्वल टू mv²/r, बट ये फॉर्मूला डायमेंशनल फॉर्मूला की हेल्प से कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूं, और इसी को हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। जो चीजें आपको इस क्लास में सिखाई जा रही है ना, बस आप उतनी चीजें पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक? बाकी जो थ्योरी नोट्स होंगे ना, वो भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है? चलो, तो अब देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ना एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और स्टेटमेंट में कुछ चीजें लिखी जाएंगी कि एक क्वांटिटी इन क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, और अब आप इस क्वांटिटी का फॉर्मूला जो है बना के दिखाइए, ठीक? तो देखिए सबसे पहले आपको लिखा गया है इफ सेंट्रीपिटल फोर्स, कह रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये डिपेंड करता है मतलब लगाना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। कह रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स समझते हो ना, कि जब हम किसी गोल पाथ पे घूमते हैं तो जो फोर्स हम पे लगता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है? तो आप किसी सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हो तो जो फोर्स आप पे लगेगा उसको बोला सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कह रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन, यानी कि ये साइन डिपेंड्स ऑन मास, तो लिख दिया कैपिटल एम, ये सिंपल आप लिख दिया मास। सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, और किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे, तो लिखो वेलोसिटी, ठीक है? एंड रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो यहां पे लिख दो आर। उसने बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स 3 क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, तो मैंने ऐसे प्रोपोर्शनल साइन लगा दिया। आगे बोल रहा है फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन हटा दीजिए और सिंपल इतना लिखिए कि फाइंड फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जो है डिराइव करना है। कैसे करोगे? तो इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करना है, कितना भी खतरनाक या खूंखार क्वेश्चन क्यों ना आ जाए। कैसे करेंगे? तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि आप यहां पे लिखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। अब मास के ऊपर लगा दो पावर A। आप जो 3 क्वांटिटी है ना, जैसे देखो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? फोर्स डिपेंड कर रहा है मास पे, तो लिख दिया M, और वेलोसिटी पे V, और रेडियस पे R। अब आप इन तीनों के ऊपर पावर लगा दो, A, B एंड C, लगा दी पावर, ठीक है? अब आप यहां पे जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तब एक कांस्टेंट आता है हमेशा, तो कांस्टेंट लगा दिया K, M की पावर A, वेलोसिटी की पावर B एंड रेडियस की पावर C। इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1। अब हम एक काम करेंगे कि सबका डायमेंशन फॉर्मूला जो लिखेंगे। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? लिखेंगे पुटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। तो देखो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? बोला MLT-2, ये फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है? अब कांस्टेंट जो K है उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है? क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट है, ठीक ना? अब यहां पे समझो M मतलब मास का फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशन बोला M, तो आप सिंपल MLT-2 या ML0T0 लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल आप कितना लिख दो M। तो M के ऊपर कितनी पावर लगी है? बोला A। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला अभी हमने बनाया क्या होता है? LT-1, ठीक है? अगर नहीं पता तो आप जो है इसको लिख लीजिए, और हाँ सारे फॉर्मूले की जो लिस्ट है वो टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है? वेलोसिटी की जगह ये आ गया, और वेलोसिटी की पावर B। इसके बाद रेडियस के बारे में हमें बताना है, तो रेडियस क्या है? रेडियस होती है लेंथ, तो लेंथ के ऊपर पावर C, क्योंकि रेडियस को लिखी हुई है। अब हम करेंगे कंपेयर, ठीक है? एक एक करके पावर को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग पावर्स ऑफ M, L
कॉमा टी रिस्पेक्टिवली, तीनों की पावर एक एक करके जो है कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले m की पावर कंपेयर करें। यहां पे बताओ m के ऊपर कितनी पावर है, बोला 1, तो 1 इज इक्वल टू, यहां पे m के ऊपर कितनी पावर है, बोला 1, तो 1 का इंटू a से, तो ये हो गया a। अच्छा यहाँ पे l, अब देखो यहाँ पे चलो ठीक है, तो 1 का इंटू a से, ठीक। यहाँ पे m है नहीं है तो कोई पावर नहीं लिखनी, यहाँ पे m है नहीं है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, a की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, अब बात करेंगे l की पावर की, तो l के ऊपर कितनी पावर, बोला 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे l के ऊपर सर है, l है ही नहीं, यहाँ पे l के ऊपर कितनी पावर 1, 1 का इंटू b से, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है तो इंटू करते हैं, तो 1 का इंटू b से तो आ गया b। यहाँ पे l के ऊपर कितनी पावर, बोला 1, 1 का इंटू c से, तो प्लस लगा के आ गया c। ठीक है नाउ, तो ये इतनी बात हो गई। अब क्या करना है, बोला टी की पावर कंपेयर करना है, टी की पावर कंपेयर करें, तो टी के ऊपर कितनी पावर, बोला -2। अब देखो यहाँ पे टी नहीं है, कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे टी है, हाँ है, तो टी के ऊपर का पावर कितनी, बोला -1। अब पावर के ऊपर पावर है तो इंटू करेंगे, तो -1 के ऊपर पावर b, तो -1 इंटू b, तो ये आ गया -b। ठीक है, यहाँ पे टी है नहीं है तो कुछ नहीं करना, बस अब आप यहाँ पे देखो, आपको किसकी वैल्यू पता पड़ गई, बोला ए की। अब इसी प्रकार से माइनस से माइनस कट गया तो आपको वैल्यू पता पड़ गई बी की, तो बी की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब आप बी की जो वैल्यू उठा के रख दो इक्वेशन नंबर 2 में, इन इक्वेशन 3, तो आप यहां से क्या मिल जाएगा, 1 प्लस इज इक्वल टू बी की वैल्यू 2 प्लस सी की जगह सी, तो सी की वैल्यू आ गई -1। तो ये वैल्यूज निकल आई, क्या निकल आई, ये वैल्यूज निकल आई। ठीक है, ध्यान रखेंगे, हाँ सर मैं ध्यान रखूंगा। अब आपको यहां पर एक बात समझनी है कि हमने जो सारी ए बी सी की जो तीनों वैल्यू निकाली उसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। अरे घबराओ मत भाई, सेकंड क्वेश्चन में करवा रहा हूं, तो आपको जो है सेकंड क्वेश्चन में और ज्यादा क्लियरिटी होगी, समझी क्यूटी। अच्छा, तो अब देखिए, तो अब आपको यहां पे समझना है कि f इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1, ठीक, इन इक्वेशन 1 में मैं क्या रखता हूं, f इज इक्वल टू k की जगह k, अच्छा m की जगह m की पावर a, तो a की वैल्यू क्या है 1, अच्छा v की पावर b, तो b की वैल्यू क्या निकाली 2, अच्छा r की पावर c, तो r की वैल्यू c की वैल्यू क्या निकाली, बोला -1। ठीक है, हियर कांस्टेंट को आप क्या मान ले, कांस्टेंट को मान लो k, तो k इज इक्वल टू 1 हमने मान लिया। ठीक है, हर बार k की वैल्यू 1 मान सकते हो, बट अगर आपको नहीं पता k की वैल्यू क्या है तो आप k को एज इट इज लिखा छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, नाउ यहां पे समझो, तो m पावर 1 है तो नहीं भी लिखें तब भी चलेगा, ये b स्क्वायर है, और उसके बाद r की पावर -1 है क्योंकि अपॉन में जाके प्लस का 1 बन गई, तो ये फोर्स का फॉर्मूला बन गया। ये हमने कैसे, डायमेंशनल फॉर्मूला जो सीखे थे उससे हमने ये फॉर्मूला जो है बना दिया, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। क्या आप इसको याद रख पाओगे, F इज इक्वल टू mv²/r। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, स्क्रीनशॉट ले लो, टेलीग्राम पे नोट्स पोस्ट कर दूंगा। कोई प्रॉब्लम अगर आपको पिछले क्वेश्चन में रह गई हो, इसको ट्राई कर लेते हैं, इससे समझ लेते हैं, क्यों घबरा रहे हो। है सर मुझे तो देख के क्वेश्चन घबराहट होती, अरे ठहर जाओ, थम जाओ, सब सीख जाओगे। देखो अब हमें क्या करना है, जैसे मान के चलो कभी लिखा हो टाइम पीरियड, तो ये मत सोचना कि टाइम पीरियड, अरे है तो टाइम ना, तो डायमेंशन फॉर्मूला टाइम का ही बनेगा। कभी लिखा हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अरे भाई साहब है तो एक्सेलरेशन, चाहे ड्यू टू यानी किसी के भी कारण हो, है तो एक्सेलरेशन, तो ध्यान रखिए। ठीक है, अच्छा कभी आपसे कह दिया जाए इफेक्टिव लेंथ, तो भाई इफेक्टिव हो चाहे अनइफेक्टिव, क्वांटिटी कौन सी है, बोला लेंथ, तो लेंथ का सिंबल बनेगा। हाँ, तो आपसे कह रहा है कि इफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, कह रहा है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, बोला किसी का भी हो, है तो टाइम पीरियड यानी कि टाइम, तो कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम मतलब कैपिटल टी। इफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड कर रहा है, पेंडुलम का एम अलग हो गया बस, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड ऑन का मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन, इफेक्टिव लेंथ एल, मतलब इफेक्टिव लेंथ को हमने क्या लिखा एल, लेंथ चाहे कोई भी हो लेकिन फॉर्मूला तो वही बनेगा ना, डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हमने लिख दिया इसको, उसने बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, डिराइव फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। ठीक, तो देखो एक बार फिर से, टाइम पीरियड टी, डिपेंड्स ऑन, डिपेंड कर रहा है प्रोपोर्शनलिटी साइन, इफेक्टिव लेंथ एल, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। ठीक, देन डिराइव फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। ठीक है, फॉर्मूला डिराइव कर देंगे, बट पावर लगा दो, पावर ए पावर बी। ठीक, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा, कांस्टेंट आएगा के, एल की पावर ए, जी की पावर बी। अब लिखेंगे पुटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला, तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो हमें बनाना है, पुटिंग डायमेंशनल फॉर्मूला, जिसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो हम बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, बोला ये बनेगा टी। भाई टाइम का तो चेक करो ना, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, देख के बताओ, लिखा है डायमेंशन सिंबल, डायमेंशन फॉर्मूला देखो, टाइम का टी है कि नहीं, तो बस, तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला हमने बनाया, बोला ये हो गया टी।
चलो इज इक्वल टू के का कोई फॉर्मूला नहीं होता, एल, एल मतलब लेंथ, तो लेंथ के ऊपर पावर लगी है ए, ये बना दिया। जी, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब है तो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल टी माइनस टू, और पावर कितनी है जी के ऊपर बी। अब करेंगे पावर कंपेयर, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ कंपेयरिंग पावर ऑफ एम एल एंड टी रेस्पेक्टिवली, एक एक करके एम एल टी की पावर को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो एम तो यहां पे है नहीं तो एम की पावर जीरो, एम यहां पे भी नहीं है तो एम की पावर जीरो, एम यहां भी नहीं है तो एम की पावर जीरो, मतलब 0 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे एल की, तो एल की पावर कंपेयर करते हैं। ठीक है, एल की लिख देता हूं, तो एल यहां पे है, बोला नहीं तो एल की जगह 0। क्या एल यहां पे है? एल के ऊपर पावर कितनी है? 1, 1 का इंटू ए से तो ए बन गया। ठीक है, एल यहां पे है 1, एल के ऊपर पावर कितनी? 1, 1 का इंटू बी से तो बन गया ए प्लस बी। तो यहां पे समझो ये कितना आ गया, b इज इक्वल टू, जहां जरूरत पड़ जाए हम माइनस ए पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं हाँ सर। अब पावर कंपेयर करेंगे टी की, आप मुझे देख के बताओ कि टी के ऊपर कितनी पावर, बोला 1, तो 1 इज इक्वल टू, यहां पे टी है नहीं है तो कुछ नहीं लिखना, यहां पे टी है पावर कितनी? -2, तो -2 का इंटू बी से तो -2 भी हो गया। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 1/2 आ गई। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब अगर मैं यहां पे ऐसे बोलूं ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप ऐसे पुट कर दो कि ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, तो इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन पुट कर दूं? इन इक्वेशन 2, तो बी की वैल्यू है -1/2 और यहां पे लिखा है माइनस का ए, तो कट गया, तो ए की वैल्यू आ गई प्लस का 1/2। अब इन दोनों को उठा के कर दो इक्वेशन नंबर 1 में पुट, है ना। तो इन पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो t इज इक्वल टू के, एल के ऊपर पावर कितनी है? a, तो a की जगह क्या लिखना है? बोला प्लस का 1/2। g के ऊपर पावर कितनी है? b, और b की जगह क्या लिखना है? बोला माइनस का 1/2। लिख दोगे? हाँ सर लिख देंगे। तो यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं, जिन बच्चों को नहीं पता वो जान लें कि कहीं पे भी पावर 1/2 लगी है, पावर 1/2 का मतलब होता है रूट, और प्लस में पावर है तो ऊपर, माइनस में पावर है तो नीचे। तो आप यहां पे लिखिए t इज इक्वल टू के, एल के ऊपर पावर 1/2 मतलब रूट में है, जी के ऊपर ही पावर 1/2 मतलब रूट में है, लेकिन जी के ऊपर माइनस का 1/2 है तो ये अपॉन में है। ठीक है, तो अब दो रूट क्यों लगाए? एक में लिख दो ना, तो के रूट में है दोनों, बट एक ऊपर एक नीचे, तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया। अगर आप इतना छोड़ दोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, बट क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे के की वैल्यू आपको जो है याद होनी चाहिए। हियर के इज इक्वल टू, टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन में के की वैल्यू 2 पाई होती है। सर हमें कैसे पता पड़ेगा? आप जैसे इन क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको धीरे धीरे पता पड़ जाता है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और नहीं पता पड़ पाए तो के साथ लिख के छोड़ा ना, आपका कोई नंबर नहीं काटेगा। तो के टी इज इक्वल टू फॉर्मूला बन गया 2 पाई रूट एल बाय जी। ये चैप्टर 14 का जो है फॉर्मूला है, इसलिए आपको अभी नहीं पता पड़ेगा, ऐसे टीचर से सुन सुन के ही आपको पता पड़। बताओ अब क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना, आप समझ में आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन आपको देता हूं होमवर्क के लिए, ठीक है, बस इसमें एक छोटी सी हिंट दूंगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 2 स्टेप करवा देता हूं और फाइनल स्टेप तक आपको पहुंचाना है, और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए रहेगा तो कहां मिलेगा? टेलीग्राम चैनल साहू सर क्लास 11th का मैंने बना के रखा है। ठीक है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्लास 11 का जो टेलीग्राम चैनल वो बना लिया, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपका काम जो है हो जाएगा। ठीक, वहां पे मैं इसके सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक, नाउ आप देखो, फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन लेंथ। क्या कह रहा है? देखना, मैं इसको पूरा नहीं करवाऊंगा, करना आपको ही है, बट जो है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के मैं छोड़ूंगा सो दैट आप इसका आंसर निकाल पाओ। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अगर आप आंसर निकाल के बता दोगे तो गाइज मजा आ जाएगा। ठीक है, मुझे खुशी होगी बहुत ज्यादा कि चलो बच्चे पढ़ रहे हैं एटलीस्ट। ठीक है ना, द फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी को उसने क्या बोला? बोला न्यू से रिप्रेजेंट करो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, किसी की भी फ्रीक्वेंसी हो, है तो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, न्यू ऑफ स्ट्रेच स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन। देखो ये वी नहीं है, वी नहीं है, फ्रीक्वेंसी के लिए वी की ऐसे एक पैर ऐसे मोड़ देते हैं इसका। ठीक है, तो ये बन गया फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है ऑन इट्स लेंथ, वायर की लेंथ पे डिपेंड कर रही है। मास पर यूनिट लेंथ, गाइस उसने बोला है मास पर यूनिट लेंथ, और ये भी कह दिया कि स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करो, तो ऐसा ना हो जाए कि हम एम देख के बस मास इसको समझ लें। उसने बोला है कि फ्रीक्वेंसी किसी भी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग की किस पे डिपेंड कर रही है? किस पे? वायर की या तार की, धागे की लेंथ पे, एंड मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ पे, और मास पर यूनिट लेंथ को हमें किससे डिनोट करना है वो भी उसने बता दिया, स्मॉल एम। ठीक है, एंड टेंशन टी, तो टेंशन की जगह लिख दिया मैंने टी। ठीक है, अब देखो मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूं।
फ्रीक्वेंसी, जो धागे में तार में खिंचाव जो होता है ना उसको हम टेंशन बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड, जिससे इसका फॉर्मूला बन जाता है 1/t या फिर t इनवर्स। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, जिसको उसने किससे डिनोट करने को बोला है? वैसे स्मॉल m का मतलब अकेला मास होता है, बट उसने बोला है कि स्मॉल m से दिखाना है मास पर यूनिट लेंथ को। तो मास पर यूनिट लेंथ मतलब मास अपॉन लेंथ। ठीक है, बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा? बोला m/l, तो ml-1, ml-1, तो ये आपको स्मॉल m की जगह लिखना है। टेंशन, टेंशन का फॉर्मूला और फोर्स का फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, तो टेंशन कैपिटल T की जगह लिखोगे mlt-2। अब कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता देना, और सॉल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व करना है, बट ये क्वेश्चन हमें थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, घुमा के, मैंने कहा सेम नहीं है, घुमा के दिया है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो देखिए जरा, अब इस टाइप का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि फोर्स, इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स। देखो वैसे आप लोग समझते हो कि फंडामेंटल यूनिट किसकी है? बोला मास की है केजी, तो केजी फंडामेंटल यूनिट है। लेंथ की है मीटर, तो मीटर फंडामेंटल यूनिट है ना। टाइम की है सेकंड, तो सेकंड फंडामेंटल यूनिट है ना। तो फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट है उसको बोला फंडामेंटल यूनिट। इनके अलावा जो कुछ भी है वो फंडामेंटल तो नहीं है ना, नहीं है ना, है ना। तो आपको समझ, तो उसने कह दिया कि मान लो कि फोर्स, वेलोसिटी, टाइम ये सब फंडामेंटल यूनिट है। तो डायमेंशंस ऑफ मास, तो आपको मास का फॉर्मूला बनाना है। किसका? मास का। ठीक, बोला सर ये कैसा उल्टा सवाल हो? कोई बात नहीं है, आपको बस इतनी बात याद रखना है कि मास किस पे डिपेंड कर रहा है। बोले लिख के नहीं दिया उसने मास डिपेंड ऑन, तो जो क्वांटिटी लिखी है उन्हीं पे डिपेंड कर रहा है। तो कह रहा है कि यदि फोर्स, वेलोसिटी और टाइम ये फंडामेंटल यूनिट हो जाए तो आपको बताना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो है मास का क्या होगा। ठीक, तो डायमेंशंस ऑफ मास। ठीक है, चलो तो बनाते हैं। तो फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? सॉरी मास, तो मास किस पे डिपेंड कर रहा है? डिपेंड ऑन फोर्स, वेलोसिटी, टाइम। ठीक है, नाउ मास इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया के, फोर्स के ऊपर ए, वेलोसिटी के ऊपर बी एंड टाइम के ऊपर सी, ए बी सी, ऐसे बना लिया। ठीक है, नाउ अब ध्यान से देखो, अब एक्चुअल में आप ये समझो कि डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला एम आ जाएगा। हाँ चलो, के की जगह के आ गया। फोर्स का क्या होगा? के का तो कोई फॉर्मूला है, तो फोर्स का होता है mlt-2 होता है, पावर आ गई ए। वेलोसिटी का क्या होता है? lt-1, पावर आ गई बी। ठीक है, और ये क्या है? टाइम है कि टेंशन है? बोला टाइम है, तो टाइम का के ऊपर पावर आ गई सी। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे भाई डायमेंशनल, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पावर्स। तो सबसे पहले m की पावर कंपेयर कर लें। यहां पे m के ऊपर पावर है 1 इज इक्वल टू, यहां पे m के ऊपर पावर 1 का इंटू a से, तो ये हो गया a। यहां पे m है ही नहीं। ठीक है, अब बात करेंगे l की। तो बताओ l की पावर कैसे कंपेयर करें? l, यहां पे l नहीं है ना, नहीं है ना यहाँ पे l, तो नहीं लिखना। ठीक है, अच्छा तो 0 इज इक्वल टू, यहां पे l है तो 1 का इंटू a से, तो a, यहां पे l है 1 का इंटू b से, तो b, और यहां पे l नहीं है तो नहीं लिखना। अब देखिए, अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं कि ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। 0 इज इक्वल टू, अगर मैं a की जगह 1 पुट कर दूं यहां से, तो b की वैल्यू मुझे मिल जाएगी -1, तो b की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब बात करूंगा पावर t की कंपेयर, तो यहाँ पे t तो नहीं है, तो बोला 0 लिख दिया, इज इक्वल टू, यहाँ पे t है, बोला है -2, और 2 का इंटू a से, तो -2a, यहाँ पे t है, तो माइनस का 1 इंटू बी, तो माइनस का b, यहां पे t है, तो 1 इंटू सी, तो प्लस की पावर है, तो ये हो गया। अब देखो वैल्यूज पुट करेंगे, तो 0 इज इक्वल टू -2a, तो -2, a की वैल्यू 1, तो इतना अकेला 1, माइनस b, तो b की वैल्यू -1, तो प्लस का 1 आ गया। c की वैल्यू निकालनी है, तो कितना हो गया? 0 इज इक्वल टू -1 और ये प्लस का c, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो अब आप इन वैल्यूज को उठा के इक्वेशन नंबर कहां पुट कर दो? फर्स्ट में, इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट किया, तो मास इज इक्वल टू, या मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, फोर्स की पावर हो गई a, तो a की जगह क्या लिख सकते हैं? बोला प्लस का 1। ठीक है, वेलोसिटी की जगह क्या लिखना है? वेलोसिटी की पावर b है, तो b की जगह माइनस का 1। t के ऊपर क्या है? बोला c है, तो c की जगह लिख दिया प्लस का 1, लिखा है। अब देखो इफ, अच्छा प्रोपोर्शनल साइन नहीं है, इक्वल टू है। अब देखो इफ, यदि k की जगह क्या मान लू? 1 मान लू, तो कितना हो जाएगा? m इज इक्वल टू ये फोर्स। अब देखना जरा ध्यान से,
एफ के ऊपर पावर 1 है तो एफ, वेलोसिटी के ऊपर पावर माइनस का 1 है तो नीचे पहुंच गया, और टाइम के ऊपर तो एफ टी बाय वी, ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला बन जाएगा कि एफ 1 टी 1 वी माइनस 1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। आपने इस तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। ऑल्दो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढो जिसमें फोर्स, टाइम, वेलोसिटी एंड मास ये सब आ रहा हो, है ना। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, बोला फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास को हमने लिखा m, ठीक है, एक्सेलरेशन को लिखा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब मुझे मास का फॉर्मूला बनाना था तो ये बन गया एफ टी अपॉन वी, ये क्या बन गया भाई, ये फॉर्मूला बना दिया। तो इस तरीके से मास का फॉर्मूला एफ टी ऊपर है और वी माइनस 1, देखो ये बन गया, सेम ही बना है, ये 2 स्टेप में हो गया। बट कई सारे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें आपका ये लॉजिक काम ना करे, आप उसमें फंस जाओ, ठीक है। तो आपके पास ये तरीका होना चाहिए, इसलिए पहले मैंने आपको ये सिखाया। बताओ बात समझ में आ गई। तो ये हमने जितने स्टेप में किया 2 स्टेप में खत्म हो गया। तो शॉर्ट ट्रिक भी होती है क्वेश्चंस की, बट कभी कभी आप इसमें फंस सकते हो, इसलिए, और इसमें स्कूल के एग्जाम में आपको हो सकता है इसमें मार्क्स ही ना मिले, तो आपको ये करना होता है, ठीक है। चलो बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब डायमेंशनल फॉर्मूला पर बेस्ड और भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बट वो कैसे आएंगे उसके लिए हमें जो है दूसरा टॉपिक जो है पढ़ना है, और वो दूसरा टॉपिक कौन सा है वो चलिए हम आपको ये बता देते हैं। बट ये आपका होमवर्क है, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है इसका आंसर आप लोगों ने क्या बनाया, ये होमवर्क है, ठीक है, ये होमवर्क है। बताओ जरा, आगे बढ़ जाएं। होमवर्क का आंसर मुझे आप बताओगे, आपको विद्या रानी कसम है आप ट्राई जरूर करेंगे इसको, भले ही होमवर्क का आंसर बता दोगे तो भाई एक्सट्रीम खुशी, इतनी खुशी कि भाई उससे पहले कभी खुशी मैंने देखी ही नहीं, ठीक है, खुशी। चलिए, तो जितनी भी खुशी है वो सारी कमेंट करेंगी, हैं सर आपने तो मुझसे कह दिया, ठीक है। चलो हाँ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना इसका आंसर। मैं आ जाता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे। गाइस नेक्स्ट हमें समझना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। बहुत ही बेसिक सी बात है, होमोजीनस मतलब एक जैसा। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि आप बस एक जैसी क्वांटिटी को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं आपसे कह दूं कि 5 kg में 5 kg जोड़ दो तो आप मुझे बता देंगे कि सर 10 kg बन जाएगा। बट अगर मैं आपसे कह दूं कि 5 kg में 5 किलोमीटर जोड़ दो तो कितना बन जाएगा, आप कहेंगे सर ये पॉसिबल ही नहीं है, किलोग्राम में किलोमीटर तो हम जोड़ ही नहीं सकते। जैसे मैं आपसे कहूं कि 5 किलो शक्कर ले लो और उसमें 5 किलोमीटर रोड ऐड कर दो, रोड डिस्टेंस बताओ कितनी हो गई, बोला सर नहीं बता पाएंगे, है ना। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आज का टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस, इसमें आप जो है इसमें आप जो है 10 किलो आटा जोड़ दो, जोड़ के बताओ मुझे कितना हो गया, बोला सर नहीं बता पाएंगे, ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी यही कहता है कि आप बस सेम काइंड की क्वांटिटी को ही आप जोड़ सकते हो या घटा सकते हो, डिफरेंट काइंड की क्वांटिटीज को आप जोड़ या घटा नहीं सकते। हाँ, मल्टीप्लाई हो सकता है, जैसे हमें पता है कि 50 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड को बताया जा रहा है, तो डिवाइड या मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हो, मीटर पर सेकंड डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जा सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपको घटाना है या जोड़ना है उसके लिए आप बस सेम तरीके की क्वांटिटीज को ही घटाया जोड़ सकते हैं, ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। अब इसका जो यूज है, एप्लीकेशन है, ये हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यहां पर करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या किस तरीके से क्वेश्चन आपको यहां पे मिल रहे हैं, ऐसे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक इक्वेशन लिखी मिलेगी, यहां पे एक इक्वेशन लिखी मिल गई कि f इज इक्वल टू a अंडर रूट एक्स प्लस bt स्क्वायर, ये लिखा मिल गया। अब आपको ये इक्वेशन लिखी मिल गई, इसमें कह रहा है कि f जो है वो फोर्स है, x डिस्टेंस है, t टाइम है। फोर्स है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, mlt माइनस 2, डिस्टेंस है तो फॉर्मूला क्या बनेगा l, और टाइम है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, डायमेंशनल t, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपको यहां पे समझना है, कह रहा है कि फाइंड डायमेंशंस ऑफ a अपॉन b, मतलब a एंड b कांस्टेंट है और इन कांस्टेंट्स की डायमेंशन हमें बनानी है। कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जिनकी डायमेंशन फॉर्मूला बनते हैं, ठीक है, ध्यान दो। तो हम क्या करेंगे, ऐसा करने के लिए आप एक काम करो कि इस सब को आप एक जगह पे शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो a रूट एक्स माइनस बीटी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, आपने ऐसा कर दिया, ये इक्वेशन आपको दी थी। अब आप इस इक्वेशन में ये देखिए, जिनके बीच में भी प्लस या माइनस लगा है ना, वो सब ऐड या उन सब की क्वांटिटी कैसी होंगी, मतलब नेचर कैसा होगा, सेम होगा। मतलब आप ऐसे समझो कि फोर्स और ये a रूट एक्स को घटाया जा रहा है,
फोर्स और ए रूट एक्स के बीच में प्लस या माइनस साइन लगा है, इसका मतलब है कि दोनों का नेचर सेम है, दोनों सेम तरह की क्वांटिटीज हैं, तो दोनों को हम आमने सामने पुट कर सकते हैं। जबकि ए और रूट एक्स के बीच में प्लस या माइनस नहीं लगा, इसका मतलब यह है कि ये दोनों की सेम नेचर होगा, ये हम नहीं कह सकते। बी टी स्क्वायर, तो बी और टी स्क्वायर का नेचर सेम होगा, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन ये बात जरूर है कि फोर्स इसके और इसके बीच में माइनस साइन लगा है, मतलब हम सेम तरह की क्वांटिटीज को ही घटा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो हम क्या लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि डायमेंशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, तो आप ऐसे लिखोगे डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एफ इज इक्वल टू ए रूट एक्स, मतलब इसका और इसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। तो फोर्स की अगर मैं बात करूं तो क्या बनने वाला है, एम एल टी माइनस टू। ए मुझे पता नहीं है, रूट एक्स, तो भाई साहब एक्स का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, और रूट का मतलब कितनी पावर, देखो लिखा है एक्स मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला एल, और रूट का मतलब पावर है 1/2। ठीक है, तो अब आप देखो यहां पे एम एल टी माइनस टू, और ये कितना बन गया ए। अब एल की पावर 1/2 अपॉन में आ जाएगा, एम ये पहुंच जाएगा ऊपर, एल की पावर माइनस का 1/2 हो गया, और ये टी की पावर माइनस का 2 इज इक्वल टू ए। तो अगर मैं इसको फाइनल सॉल्व करने के बाद लिखूंगा तो एम एल के ऊपर पावर 1 और माइनस का 1/2, तो एक में से आधा जाएगा तो क्या बचेगा, आधा, लेकिन प्लस का, और ये टी की पावर माइनस 1/2। ये ए का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। बताओ इतनी बात क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, अगर मुझे बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो क्या करेंगे, सेम ऑल्सो आप इसको ऐसे बता सकते हैं कि भाई डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, अब बताओ इन दोनों के बीच में भी, अब देखना एफ और बी टी स्क्वायर के बीच में क्या लगा है, बोला इन दोनों के बीच में भी प्लस या माइनस तो है, लेट्स इसको गायब कर दो। तो फोर्स और बी टी स्क्वायर के बीच में माइनस साइन लगा है कि नहीं लगा, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को भी हम आमने सामने रख सकते हैं। तो एफ इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर, ठीक है नाउ, तो एफ की वैल्यू कितनी है, फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू इज इक्वल टू बी, और टी स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, तो आप देखिए जरा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एम एल टी माइनस टू अपॉन टाइम का स्क्वायर इज इक्वल टू बी। तो फाइनल ये बन गया एम एल टी की पावर माइनस का 4, क्योंकि ये टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। बताओ इतनी बात क्लियर है क्या। अगर कोई डाउट है तो दूसरा क्वेश्चन आपको करवाता हूं, जहां से आपको एक बढ़िया क्लैरिटी हो जाएगी कि इस टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे कर सकते हैं। तो हमने होमोजेनिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके जो अननोन टर्म्स थे उनका भी डायमेंशनल फॉर्मूला बना दिया। तो ये डायमेंशंस एनालिसिस का एक जो है बढ़िया सा एप्लीकेशन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूं, सो दैट आपके दिमाग में क्लियर कट आइडिया लग जाए कि हम इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और फिर मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, सो दैट आपको भाई प्रैक्टिस भी मिल जाए थोड़ी सी। हाँ चलिए, तो अब आपको बताना है डायमेंशंस ऑफ ए। अच्छा, तो अगर आपसे क्वेश्चन में, अभी तो मैंने क्या बताया, ए और बी की डायमेंशन बताई। आप मुझे एक काम करो, आप मुझे क्वेश्चन में पूछा था ए अपॉन बी की डायमेंशन बताना है, तो ए अपॉन बी, आपको ए की डायमेंशन लिखो एम एल की पावर 1/2 टी की पावर -2, अपॉन में क्या लिखा है एम एल टी की पावर माइनस का 4। क्या आप मुझे ये डिवाइड करके बता सकते हो, टी की पावर ऊपर चली जाएगी, एल की पावर ऊपर चली जाएगी, m1 है ऊपर चली जाएगी। बताओ क्या आप मुझे a अपॉन बी की पावर को कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको नहीं पता, होमवर्क जानना है, तो होमवर्क के लिए आप क्या करोगे, होमवर्क के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लोगे। ये कंप्लीट होमवर्क वाली पीडीएफ में जो है अपलोड कर दूंगा विद सॉल्यूशन। ठीक है, तब तक कमेंट सेक्शन में गाइस, कमेंट सेक्शन मुझे आपसे जानना है बस इतना कि आप लोग पढ़ते समय खुद भी एक्टिव हो कि नहीं। अगर हो तो कमेंट में जो है जल्दी से लिख करके जाइएगा। ठीक है, चलो नाउ अब मैं बात करूंगा डायमेंशंस ऑफ ए इंटू बी, मतलब पहले ए की डायमेंशन निकालूंगा, फिर बी की डायमेंशन निकालूंगा, और उसका इंटू वो आपसे पूछूंगा। हाँ सर, हमारा भी काम जो है पूरा है क्लास में, बिल्कुल भाई। देखो डायमेंशंस ऑफ ए क्रॉस मतलब ए इंटू बी, तो सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन मिल रहा है, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल दे रहा हूं, P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल अपॉन में है 80। तो अब आपको यहां पर ये समझना है कि एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है इसमें पहले टर्म्स क्या क्या दिए गए। हम अपने मन से P को क्या मान सकते हैं, प्रेशर मान लें, नहीं, आपको वही मानना है जो क्वेश्चन में लिख के देगा। तो P पावर है, आपको तो याद नहीं होगा क्योंकि आप तो गदू गदू बच्चे हो आज, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। तो आप क्या है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3, ये पावर का फॉर्मूला। क्लियर। अच्छा, x डिस्टेंस है तो इसके लिए हो जाएगा L,
और टी क्या है, टी टाइम है, तो उसके लिए हो जाए कैपिटल टी। अब आपको ये टर्म आपको दे दिया, अब कह रहा है कि निकालो डायमेंशन फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं, इसको एक जगह कर देते हैं, P इंटू ए इंटू टी इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर, और साइड में निपटा दें तो P इंटू ए टी, ठीक है, माइनस बी प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां पे प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ हमें एक चीज समझ में आती है कि कौन कौन से टर्म्स जो है आमने सामने हम रख सकते हैं। तो देखो P और ए टी और B, P ए टी और B, इनके बीच में प्लस माइनस लगा है, इसका मतलब है कि इन दोनों को आप आमने सामने रख सकते हो और बता सकते हो कि भाई इनकी डायमेंशन सेम है। हियर डायमेंशंस ऑफ, क्योंकि क्वांटिटी सेम है तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा ऑब्वियसली, है ना, सेम क्वांटिटी के बीच में तो सेम होता फॉर्मूला जो है, सेम क्वांटिटी बीच में तो प्लस माइनस होता है। यह डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, ठीक है, P ए टी इज इक्वल टू बी, ठीक है, इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, ठीक। अब देखिए अब क्या करेंगे, P मतलब पावर, तो पावर की जगह ml स्क्वायर टी माइनस थ्री, ए की जगह ए लिख दिया और टाइम की जगह लिख दिया टी, और बी की मुझे निकालनी है। अच्छा अब देखो ये तो हो गई गड़बड़। गड़बड़ क्यों हो गई, गड़बड़ इसलिए हो गई क्योंकि मुझे ए की डायमेंशन भी नहीं पता और बी की भी नहीं पता। तो मैं क्या करूं, मैं एक काम करता हूं, तो ऐसे तो दोनों की निकाल पाऊंगा, तो मैंने कहा कि ऐसा है कि पी ए टी और ये एक्स स्क्वायर, इनके बीच में भी तो कुछ ना कुछ रिलेशन है। बोला हाँ, माइनस बी को हटा दो, इनके बीच में तो प्लस या माइनस लगा है, बिल्कुल। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि पी ए टी और एक्स स्क्वायर इनका डायमेंशन सिंबल सेम है, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला नाउ, तो पी पावर की जगह एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ए की जगह पे ए और टी की जगह पे टी, यहां लिखा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर, तो ये इतना आ गया। अब देखिए इसको कितना बना दिया, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, और ये बन गया टी माइनस थ्री का टी से इंटू हो गया तो टी माइनस टू बन गया, इंटू में लिखा है ए और ये लिखा है एल स्क्वायर। अब ये इस साइड पहुंचेगा एल स्क्वायर के अपॉन में, ये एल स्क्वायर के अपॉन में पहुंचेगा तो क्या बनेगा, तो ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर के अपॉन में पहुंचा दो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये पहुंच गया। अच्छा ठीक है, अब देखिए जब ये अपॉन में पहुंचा तो ए की वैल्यू क्या आई, ये आ गई एम माइनस वन, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट गया, ठीक है, और यहां पे तो एल जीरो हो गया और ये हो गया टी माइनस टू। तो ये बन गई ए का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब बी का बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे कि हियर बी का डायमेंशनल फॉर्मूला बना दें। कैसे बनाएंगे, तो इन दोनों को आप आमने सामने रख सकते हो, बी की वैल्यू निकालनी है ना इस बार, तो पहले इन दोनों को आमने सामने, सर इन दोनों को रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ पे बी और एक्स स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे ऐसा नहीं करना कि सर एक्स स्क्वायर इस साइड चला गया माइनस का, नहीं नहीं, सिर्फ हमें डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह बताना है, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो बी क्या है, बी की बात माननी है, बी की वैल्यू निकालनी है। एक्स क्या है, एल, तो एल का स्क्वायर, तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे बताना है ए इंटू बी कितना हो जाएगा, तो ए का जो फॉर्मूला था एम माइनस वन एल जीरो टी माइनस टू, ये ए का था, और बी का हो गया एल स्क्वायर। तो फाइनल ए इंटू बी क्या बन गया, ये बन गया एम माइनस वन एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। बताइए क्या ये बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे और करवाता हूं, सो दैट आपको यहां पर एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे एग्जैक्टली सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, यहां पे आपसे बस इतना बोला है कि वॉन्डर वाल इक्वेशन दे दी गई है, जो सामने क्या लिखी है वो आपको दिखाई नहीं दे रही होगी शायद से, तो मैं उसको यहां पे लिख देता हूं, P प्लस ए अपॉन बी का स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर कैपिटल टी, ये लिख के दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी, आपको ए एंड बी की डायमेंशन निकालनी है और उससे इनकी ऐसा यूनिट लिखनी है। लिख देंगे, हाँ सर बिल्कुल लिख देंगे, बस आपको ये देखना है, आपका मन है तो सबसे पहले इसको इंटू करके ओपन करके वही सबको सेपरेट कर लो एक साइड, या बस ऐसे भी देख सकते हो कि जिसके बीच में प्लस माइनस लगा है, अगर डायरेक्ट वहीं से कोई चीज मिल रही है तो निकाल लो, ठीक है। बट उससे पहले यहां पे आपको बता दूं कि P जो है वो प्रेशर है, लिखा नहीं है, मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, बट मैं आपको बता देता हूं वॉन्डर वाल इक्वेशन में P प्रेशर होती है, ठीक है, और V होती है वॉल्यूम, और ये जो T जो है ये हो जाएगा हमारे पास टेम्परेचर, ठीक है। तो जरूरत पड़ जाए प्रेशर का फॉर्मूला L माइनस वन टी माइनस टू, ठीक है, वॉल्यूम का हो जाता है L क्यूब, टेम्परेचर का आपको पता ही है कि आप जो है इसको K से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट उसकी यहां पर जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नाउ अब ध्यान से देखिए, आपको यहां पर बता दूं कि K और थीटा, थीटा भी दिखाते हैं कई जगह पे, ठीक। नाउ तो सबसे पहले आप इतनी बात देख लो कि भाई साहब V और B के बीच में माइनस साइन लगा है ना, इसका मतलब ये है कि हियर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ V एंड B ये बराबर हो गए। तो V क्या है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का हो गया दिस, तो B का डायमेंशनल फॉर्मूला तो हमने निकाल दिया, बहुत ही सिंपल है। अब A का निकाल लो, A का अब देखना ऑल्सो
P अपॉन, अब देखना P किसके बराबर है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसके बराबर होगा क्योंकि इन दोनों के बीच में तो प्लस लगा है, ठीक है। तो P इज इक्वल टू A अपॉन V स्क्वायर। अब अगेन ये मत कहना इस साइड चला गया तो माइनस का होगा, नहीं, बस इतना बताया जा रहा है कि इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, वैल्यूज की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नाउ ये दोनों सेम क्वांटिटी है तो प्रेशर ML-1T-2 और एरिया की जगह मतलब A की जगह A, अब V स्क्वायर है तो भाई वॉल्यूम का स्क्वायर ऑलरेडी क्या है L क्यूब, V की जगह क्या लेता हूं L क्यूब, तो अभी इसका स्क्वायर हो जाएगा तो L की पावर 6 हो जाएगा ना, तो ये हो गया L की पावर 6, L की पावर 6 आ गया यहां पे, तो ये बन गया मेरे पास ML-1T-2 और इनटू में आ गया L की पावर 6 इज इक्वल टू A। तो अब आप मुझे बता दीजिए कि भाई साहब ML पावर 5T-2 ये हो गया A का फॉर्मूला, ठीक है। यूनिट बता दोगे तो इसकी यूनिट लेंथ यानी मीटर का क्यूब हो जाएगा, तो इसकी ये हो गई यूनिट, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, बता दोगे। आई होप इतनी सी बात तो आप मेरी बता पाओगे। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों को सॉल्व हो जाने चाहिए। कमेंट सेक्शन में आपको एक होमवर्क दे रहा हूं और इसका आंसर मुझे बताइए। AT प्लस BT स्क्वायर प्लस F इज इक्वल टू 0, ठीक है। F क्या है बोला फोर्स है, F क्या है फोर्स है, T क्या है टाइम है। आपको A एंड B की डायमेंशनल फॉर्मूला जो है बताना है, A एंड B का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको जो है कमेंट सेक्शन बताना है। आई होप गाइज ये आप जरूर बताएंगे और मेरे दिल को नहीं तोड़ेंगे, ठीक है। देखिए गाइज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सा जो है एक टॉपिक होता है यूनिट कन्वर्जन। अब यूनिट कन्वर्जन हम बेसिक तरीके से तो कर ही लेते हैं कि किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, बट जब आप क्लास 11th में आते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला से यूनिट कन्वर्जन जो है जरूर पूछी जाती है आपके एग्जाम में, तो उसको अच्छे से पकड़ के हम लोग चलेंगे, ठीक है। बट इसके लिए ना कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को लगेंगे और वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि NU, देखो कोई भी क्वांटिटी किससे मिलके बनी है, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग फर्स्ट स्लाइड में बताया कि एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी यूनिट है, ठीक है। और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो इनटू है ना वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप ऐसे मान के चलो कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि 5 kg है तो यहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू की मतलब N1 की वैल्यू हो गई 5 और यूनिट जो हो गई ये हो गई 5 kg, ठीक है। अब इस सॉरी किलोग्राम, बट अगर मैं इसी को कन्वर्ट कर देता हूं ग्राम में तो ये बन जाता है 5000 ग्राम। तो अब यहां पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज हो गई, पहले थी 5 और अब हो गई 5000। अब यूनिट भी चेंज हो गई, बट आप मुझे बताइए क्या ये दोनों चीजें अलग अलग हैं क्या? नहीं, ये दोनों चीजें तो सेम ही है। तो इसका मतलब ये होगा कि N1 U1 का जो प्रोडक्ट है ये N2U2 के प्रोडक्ट के बराबर ही होगा, है ना, कभी भी ये चेंज नहीं होगा। अब इसके बाद जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको क्या करना होगा कि N1 की वैल्यू आप लोग लिखें, N1 की वैल्यू लिख ली, N2 की वैल्यू आपको अगर निकालनी है तो वो निकालने का लिख दे, U1 जो पहली वाली क्वांटिटी है जैसे केजी आपने पकड़ लिया ना तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग बनाएं, ठीक। इसके अलावा U2 का डायमेंशनल जो जिसमें आपको कन्वर्ट करना है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएं और डिवाइड करके जो है सॉल्व करें, ठीक है। जैसे मान लीजिए वो आपसे अगर ये पूछे कि 5 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर दो तो कितने ग्राम हो जाएंगे, मतलब आपको N1 पता है, ठीक है, U1 पता है, U2 पता है, बस N2 नहीं पता ना, तो N2 हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि 1 जूल को कन्वर्ट करना है अर्ज में। अब जूल होती है, जूल क्या होती है, देखो ऐसा नहीं हो सकता कि वर्क की यूनिट है अब उसको पावर की यूनिट में कन्वर्ट करने को बोल दे, नहीं, अगर वर्क की यूनिट है तो उसको वर्क की ही दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करने को बोलेगा। मतलब मीटर को कभी हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर में, नहीं, मीटर को हम सेंटीमीटर किलोमीटर में तो कन्वर्ट कर पाएंगे, तो लेंथ को लेंथ में ही तो कन्वर्जन हो सकता है उसका, तो बस इसी प्रकार से। तो जूल जो है ये क्या है, ऐसा यूनिट होती है वर्क की, जूल क्या है, ऐसा यूनिट है वर्क की, और अर्ज क्या है, अर्ज सीजीएस यूनिट है वर्क की, ठीक है, ध्यान रखोगे। तो हमें 1 जूल को कन्वर्ट करना है किसमें, अर्ज में कर लेंगे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं कि यहां पर मैं आपसे ऐसा बोल दूं कि यहां पर N1 मुझे दिखाई दे रहा है, N1 तो 1 है। अब U1 के लिए थोड़ा सा जो है मुझे खेल रचना पड़ेगा। अब एक्चुअल में जूल किसकी यूनिट होती है बताओ, जूल होती है वर्क की, और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है कि नहीं होता, हाँ सर, चलो ऐसा वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला तो पता है, ये होता है ML स्क्वायर T-2, ये होता है कि नहीं होता। तो M का मतलब हो गया केजी, L स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर बोला मीटर स्क्वायर, T-2 मतलब सेकंड की पावर -2, ये हो गया। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर इसकी यूनिट बनाऊं तो ये ऐसी बन जाएगी केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2। इसको मुझे कन्वर्ट करना है ग्राम, अर्ज मतलब सीजीएस यूनिट ग्राम,
मीटर को किलोग्राम को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, और ये सेकंड तो सेकंड में ही रहेगा सीजीएस में भी। ठीक है सर, आपको कैसे पता? ऐसे पता कि जूल ऐसा यूनिट होती है और जो अर्ज है वो सीजीएस यूनिट होती है, यानी सेंटीमीटर ग्राम मीटर सेकंड वाली। ठीक है नाउ, अब देखिए, तो अब ऐसे में हम क्या करेंगे? अब ऐसे में आप एक चीज लिखो, सबसे पहले तो आप यहां पे ऐसे दो कॉलम बनाओ, यहां पे लिखो N1 1 दिया है, N2 निकालना है, यही तो निकालना है कि एक जूल में कितने अर्ज, कितने अर्ज, तो N2 निकालना है मुझे। ठीक है, घबराओ मत, एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, वहां से चीजें सॉल्व हो जाएंगी आपके लिए। अब U1 की बात करूंगा। सबसे पहले आप यहां पे मास किसमें लिखा गया है? M1 बोला केजी में, और यहां पे मास किसमें लिखा जाएगा? बोला ग्राम में, यहां पे और कितना 1 केजी लेके चलेंगे। ठीक है, बेस यूनिट कितनी? 1 केजी। अब मैं बात करूंगा L1 की, तो L1 कितना लिखा जाएगा? L1 तो ये लिखा जाएगा मीटर, तो ये मीटर में है। ठीक है, और यहां पे लेंथ किसमें है? यहां पे लेंथ सेंटीमीटर में है, तो 1 सेंटीमीटर मैंने ले लिया। ठीक है नाउ, इसके बाद आप लोगों को समझना है कि भाई T1 की मैं बात कर लेता हूं। T1 यहां पे ये कितना है भाई? सेकंड में है, और यहां पे भी टाइम किसमें है? बोला सेकंड में है। ठीक नाउ, ध्यान से सुनेंगे। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, क्योंकि फॉर्मूला मुझे लगाना है बस। तो आपको एक चीज जो है सॉल्व करनी है, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2 होता है मुझे, क्योंकि N2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा N1 U1 बाय U2, ऐसे हो जाएगा बस। अब आपको इसी फॉर्मेट को आगे बढ़ाना है भाई, ये अपॉन में चला जाएगा ना, इसी फॉर्मेट को आगे बढ़ाइए। N1 की वैल्यू, ठीक है, U1, तो अब एक्चुअल में M1 बाय M2 यूनिट किस फॉर्म में होगी? MLT के फॉर्म में होगी ना, तो M1 बाय M2 की पावर A, L1 बाय L2 की पावर B, और T1 बाय T2 की पावर C, बस ये कर लीजिए। ठीक है, अब देखो जरा, तो N2 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू तो पता है नाउ, M1 किस में है? बोला केजी में, केजी में, और M2 ग्राम में। पावर कितनी है? बोला केजी के ऊपर तो 1 ही पावर है। बात करेंगे लेंथ की, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर और ये 1 सेंटीमीटर। बात करेंगे टाइम की, तो ये किस में है? बोला ये भी सेकंड में है और ये भी सेकंड में है। सी की पावर कितनी है? आप देखना, मीटर स्क्वायर, तो बी की वैल्यू 2, और सेकंड तो यहां पर जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी -2। आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि हियर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2, और सेकंड का सी इज इक्वल टू -2। पावर को पावर के हिसाब से लिखना है। ठीक है, N2 इज इक्वल टू, अब देखिए 1, अब कन्वर्ट कर लो, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? बोला 1000 ग्राम, अपॉन में ग्राम 1। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? बोला 100 सेंटीमीटर, अपॉन में ऑलरेडी सेंटीमीटर लिखा है। 1 सेकंड में, बोला सब सेकंड तो ऑलरेडी सेकंड में ही है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर माइनस प्लस की होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 लिखा था, यहाँ पे -2 लिखा था, ग्राम से ग्राम कट गया, तो ये सिर्फ कितना बच रहा है? 1 को लिखने की जरूरत तो नहीं इंटू में, तो ये बन गया 1000। ठीक है, इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, इंटू, अब इससे ये कट गया, 1 के ऊपर कितनी पावर लगी उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, 1 ही रहता है। ठीक है, तो 1 हो गया। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 10 की पावर, मतलब टोटल 7 जीरो हो गई, 10⁻7 हम इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ज। हो गया कन्वर्ट, ऐसे कन्वर्ट जो है कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है? ऐसे न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करने के लिए भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है इसमें एक क्वेश्चन दिया जाता है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, इसको मैं आपको सॉल्व करना बता देता हूं, सारी जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है वो आप लोगों की हो जाएगी, और एक क्वेश्चन जो है घर के लिए मैं आपको दूंगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, बिल्कुल ध्यान से ईमानदारी सुनो। फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर सेकेंड, जूल पर मिनट। तो क्या लिखा गया है? यहां पे लिखा है कि 60 जूल पर मिनट को आपको कन्वर्ट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट। 60 जूल पर मिनट को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? ऐसे सिस्टम में जहां पे जो बेस यूनिट हो 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर और 1 मिनट हो। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि हमने अभी बेस यूनिट क्या लिखी थी? 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकंड, ये लिखी थी। कह रहा अब आप जिस सिस्टम में कन्वर्ट करोगे ना, उसकी जो बेस यूनिट है जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, बेस अपॉन में लिखा था, है ना, उसकी जो बेस यूनिट है वो 100 ग्राम। मतलब आप यहां पे तो लेट्स से आप लिख दिया किलोग्राम, और यहाँ M2 की जगह आप 100 ग्राम लिख रहे हो, L1 की जगह तो आप लिख दिया मीटर, बट L2 की जगह आप 100 सेंटीमीटर लिख रहे हो। तो बस ये बोल रहा है ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है जहां 100 ग्राम से छोटी, 100 सेंटीमीटर छोटी कोई यूनिट है नहीं ना। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 60 जूल पर मिनट लिखा है, जूल पर मिनट लिखा है, हाँ सर लिखा तो है। तो हम एक काम कर लेते हैं, 60 जूल पर मिनट को अगर मैं चाहूं तो इसको कन्वर्ट कर लूं, तो 60 जूल पर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं कि नहीं होते? 1 मिनट में कितने सेकंड? देखो मिनट की जगह मैंने 60 सेकंड लिख दिया, 60 कट गया, तो क्या बन रहा है ये? तो 60 जूल पर मिनट को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 1 जूल पर सेकंड।
तो अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एक दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे एक चीज देखिए कि जूल क्या होता है, जूल होता है ml², जूल होता है भाई, जूल पर सेकंड किसकी यूनिट होती है बताओ जरा, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, तो वर्क की यूनिट हो गई जूल और टाइम की यूनिट हो गई सेकंड। तो ये किसका टाइम, किसका फॉर्मूला बन गया बोला, पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है ml² t-3। अगर याद नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, वो तो याद करना ही पड़ेगा। तो आपने जो 60 जूल पर मिनट लिखा है उसको आपने अगर मुझे इसके यूनिट बनानी है तो कैसे बनेगी, मास है तो केजी, लेंथ का स्क्वायर तो मीटर का स्क्वायर, और टाइम है तो ये सेकंड की पावर -3। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3 में मुझे कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप यहां पे लिख दो कि हियर ए की जगह क्या लिखना है, केजी की पावर 1 है, बी की जगह मीटर की पावर 2 है, सी की जगह सेकंड की पावर -3 है, ठीक है। अब आपको यहां पर समझना है सारे बच्चे, अब आप यहां पर समझेंगे कि यहां पर मैं ऐसे लिख लूं कि आप बताओ n1 की जगह तो मैं लिख लिया 1, पहले वाले का नंबर 1 है। अच्छा अब आप मुझे बताओ m1 l1 t1, तो इसकी जगह 1 kg 1 मीटर और 1 सेकेंड, ठीक है। n2 मुझे निकालना है, m2 ये बेस यूनिट क्या है मास की, बोला 100 ग्राम, ठीक है। लेंथ कितनी दी है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और टाइम कितना दिया है 60 मिनट, 1 मिनट दिया है, ठीक है। चलिए अब इसको कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं वो जरा आप लोग यहां पर देख लीजिए। तो n2 इज इक्वल टू n1 u1 बाय u2, तो बस आप क्या करेंगे m1 बाय m2 की पावर a, l1 बाय l2 की पावर b, t1 बाय t2 की पावर c, बस आपको ऐसे करना है। n2 इज इक्वल टू n1 मुझे निकालना है, या दिया हुआ, सॉरी n1 तो दिया है 1, m1 बाय m2 करेंगे तो मुझे 1 kg अपॉन में कितना है 100 ग्राम। बताओ क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ऑल्सो अ वुमन, है कि नहीं। तो आपको जो है यहां पर अच्छे से करना है। तो पावर क्या है, केजी की जगह सॉरी 1, ठीक है, L1 बाय L2, तो यहां पर कितना है 1 मीटर, भाई स्टार्टिंग में बेस यूनिट है मीटर, और यहां पे कितनी है जिसमें कन्वर्ट करना है वो होना चाहिए 100 सेंटीमीटर, ठीक है। पावर कितनी हो गई, पावर कितनी हो गई जरा देख के बताना। तो पावर हो गई हमारे पास, बी की वैल्यू कितनी है 2, अच्छा, और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर जो है ये क्या लिखा है, इसमें बेस क्या है 1 सेकेंड, और यहां पर इस वाले में बेस क्या है, किस में कन्वर्ट करना है, बोला 1 मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब देखिए तो यहां पे पावर कितनी, ये सेकंड के ऊपर पावर है -3 है, -3, ठीक है। नाउ अब देखिए जरा, यानी सी की जो वैल्यू है ये -3 है, इसके हिसाब से बनाते हैं एबीसी की वैल्यू। तो n2 इज इक्वल टू कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो केजी को कन्वर्ट करा ग्राम में, तो 1000 ग्राम अपॉन में 100 ग्राम, पावर है 1। यहां पे मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, कन्वर्ट हो गए, ये कट जाए, काटा पीटी हो जाएगी, ठीक है। अब क्या किया गया, अब यहां पे किया गया सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है, जैसे हमने मीटर को सेंटीमीटर में किया, केजी को ग्राम में, ऐसे सेकंड को मीटर में, तो भाई आप सॉरी मिनट में, तो आप ऐसे समझो कि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो सेकंड को अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो मैं इसकी जगह लिखूंगा 1/60 मिनट, हो जाएगा कन्वर्ट, तभी तो यूनिट से यूनिट कटेगी। तो 1 सेकंड को क्या लिखा 1/60 मिनट, अपॉन में क्या चल रहा है 1 मिनट, पावर क्या है -3, ठीक। अब देखिए जरा, तो यहां से कटा तो n2 इज इक्वल टू ग्राम से ग्राम कट गया, बचा 10 इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यहां पे 1 बचेगा इंटू, अब देखिए जरा मिनट से मिनट कट गया और ये बचा है 1/60, लेकिन इसकी पावर कितनी है, इसके ऊपर पावर 2 लगी थी, इसकी पावर कितनी है -3, तो -3 है। अब देखो ना जब पावर नेगेटिव होती है तो जो भी वैल्यू होती है वो रिवर्स हो जाएगी, पलट जाएगी। तो n2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, 1/60 है, पावर को अगर पॉजिटिव बनाना तो 60 कर देंगे, और ये अब जैसे सोचो अगर ऐसा होता 7 की पावर 3 होता तो 7 क्यूब कर देते हैं, और 7 की पावर -3 होता तो 1/7 इंटू 1/7 इंटू 1/7 ऐसे करते हैं। तो अगर माइनस पावर में लगे तो वो पलट जाएगा ना, ठीक है। तो ये कितना हो गया 60 क्यूब बन गया, इसको रिवर्स कर दिया, पावर पॉजिटिव हो गई, तो कितना आ गया। अब इसको आप सॉल्व करके जो है मुझे बता सकते हैं, 6 का क्यूब होता है 216, के ऊपर 3 जीरो लगी हैं और चौथी जीरो ये हो गई, तो ये इसकी वैल्यू हो गई।
बस ये कन्वर्ट कर दिया। तो ये आपको, तो इस तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देता हूं सो दैट आपको क्लियरिटी हो जाएगी। ये क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया, 100 जूल को पहले कन्वर्ट कर लो। 100 जूल की जगह क्या लिखना, जूल किसकी यूनिट है, वर्क की, तो वर्क का फॉर्मूला ml स्क्वायर t माइनस 2। तो यहां से मुझे समझ में आएगा कि a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 2 हो जाएगी, c की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक है, और यूनिट की बात करूंगा तो kg, l स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, t माइनस 2 मतलब सेकंड माइनस 2। इसको कन्वर्ट करना है ऐसे सिस्टम में जिसमें बेस यूनिट है 20 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर तो L2 होगा। ठीक है, ग्राम मतलब ये M2 होगा। हाफ मिनट मतलब जिसमें भी आप कन्वर्ट करोगे, हाफ मिनट मतलब 30 सेकेंड। ठीक, तो T2 की वैल्यू कितनी लोगे, 30 सेकेंड। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। आई होप ये सारी चीजें आप कर पाओगे और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जो है जरूर से मुझे बताओ गाइस। कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रहा हूं और इसका सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो है जिसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है और कमेंट सेक्शन में मैं लिंक को पिन कर दूंगा, तो आप जाइए उसको ज्वाइन करिए और उसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट के नाम से फाइल मिलेगी, उसको आप डाउनलोड कर लो, उसमें सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से इतने सारे जो हमने तरीके से क्वेश्चन किए, ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूले के एप्लीकेशन है जो आपको ध्यान रखना है। एक और चीज आपको बता दूं, जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला की लिमिटेशन पूछी जाती है, तो लिमिटेशन में याद रखो कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो है से हमें एंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। एंगल के बारे में डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बता पाता। डायमेंशनल फॉर्मूला मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बता पाता कि 30 है, कोई भी वैल्यू है, 300 है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्वांटिटी के बारे में तो बता देता है लेकिन यूनिट के बारे में नहीं बता पाता ना। डायमेंशन फॉर्मूला से हम ये तो समझ जाएंगे mlt माइनस 2 के ये फोर्स है, लेकिन कितना फोर्स है ये नहीं समझ पाएंगे ना। डायमेंशनल फॉर्मूला से डायरेक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं लगती, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला की लिमिटेशन है जो कि आपको ध्यान रखनी है हमेशा। चलिए, इस अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। बट मैं आपको बता दूं ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर महीने, हर साल नहीं, हर दिन काम आने वाला है। जब भी आप फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इसकी जो जरूरत है वो हमें पड़ती रहेगी। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है, ऑर्डर का मतलब है पावर। तो कोई भी जो मैग्नीट्यूड यानी कि कोई भी वैल्यू कितनी बड़ी या छोटी है उसका ऑर्डर देख के पता पड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी भी नंबर को हम 10 की पावर में लिखते हैं, तो हमने लिखा 10 टू द पावर 6, तो 6 से हमें पता पड़ रहा है कि भाई ये 10 लाख है। अगर मैं लिख दिया 10 टू द पावर 5 तो मुझे पता पड़ रहा है ये 1 लाख है। मैं लिख दिया 10 टू द पावर 2 तो मुझे पता पड़ रहा है 100 है। तो 10 की पावर देख के मैं ये पता लगा सकता हूं कि कोई भी नंबर कितना बड़ा या कितना छोटा है। बताइए, क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। तो जो 10 की पावर है उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। अब देखिए एक्चुअल में तरीका क्या होता है, जैसे मान के चलो कि यहां पे ऐसे लिखा हुआ है कि ऐसे लिखा हुआ है 54000000 ऐसे लिखा हुआ है, या ये लिखा हुआ है 21000000 ऐसे लिखा हुआ है, या फिर ये लिखा है 0.00732 ये लिखा है, या फिर ये लिखा हुआ है 0.01540 ये लिखा हुआ है। अब इतने बड़े बड़े नंबर हैं तो मैं क्या करना चाहता हूं, या इससे भी बड़े या इससे भी छोटे नंबर हो सकते हैं, तो मैं इनको 10 की पावर में लिखना चाहता हूं। क्योंकि मान लीजिए कि मुझे नहीं लिखना है यार इतना बड़ा नंबर, तो मैं इसको 10 की पावर में लिखना चाहता हूं। तो 10 की पावर में लिखने का एक नियम है। नियम ये कहता है कि अगर पहला डिजिट, यदि पहला डिजिट जो है 1 2 3 4 है, तो डेसिमल जो है ये लगेगा कहां पे, 1 2 3 4 के बाद। ठीक है, लेकिन अगर पहला डिजिट 5 6 7 8 9 है तो डेसिमल जो है इनके पहले लगता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा है, अगर मैं उसको 10 की पावर में लिखना चाहता हूं तो डेसिमल को मैं कहां खिसकाऊंगा, बोला 2 के बाद। अगर पहला डिजिट 1 2 3 4 है तो डेसिमल जो होगा फर्स्ट डिजिट के बाद लगेगा। तो डेसिमल कहां लगाऊं, 2 के बाद। सर डेसिमल है कहां, तो अगर कहीं पे दिख रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दिख रहा है तो सबसे एंड में मान लेते हैं, जैसे कि यहां पे। तो डेसिमल अगर कहीं नहीं दिख रहा तो एंड में होगा। तो मैं इसको खिसका रहा हूं किस साइड, लेफ्ट में। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट। तो मैंने डेसिमल को 6 डिजिट लेफ्ट में खिसकाया। मैं यहां पे लिख दूंगा 2.1, ठीक है, इंटू 10 की पावर कितनी डिजिट खिसकाया, बोला 6, तो 10 की पावर 6 हो गया। अगर मैं डेसिमल को लेफ्ट में खिसकाता हूं, लेफ्ट में खिसका रहा हूं तो पावर पॉजिटिव आएगी, और अगर मैं राइट में खिसका रहा हूं तो पावर नेगेटिव लगानी है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अगर ये डिजिट है, आप समझना ये वाला नंबर है, अब मुझे इसको 10 की पावर में लिखना है, तो अभी डेसिमल दिख रहा है क्या, बोला सर नहीं दिख रहा। तो मैं क्या करूंगा, डेसिमल यहां से मुझे कहां खिसकाना है, बोला 5 के भी पहले, क्योंकि अगर पहला डिजिट 5 6 7 8 9 है ना, तो डेसिमल पहले डिजिट के भी पहले आता है, यानी कि 5 के भी पहले आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 डिजिट मैंने इसको खिसका दिया, तो 0.54 इंटू 10 टू द पावर 7। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे समझना है कि अगर मान लीजिए कि इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे अब डेसिमल जो है मुझे हटा के कहां 10 की पावर में लिखना है, तो अब देखिए जरा 0.00 है, पहला नॉन जीरो कौन है, बोला 7,
तो अब डेसिमल कहां आएगा, बोला 5 6 7 8 9 है तो डेसिमल बिफोर फर्स्ट डिजिट यानी पहले डिजिट के भी यहां पे आता है। तो कैसे लिखेंगे इसको, अब बताओ हमने डेसिमल को कितने डिजिट खिसकाया, बोला 2 डिजिट बट कहां पे, राइट साइड, राइट में खिसकाया तो पावर नेगेटिव, 2 डिजिट खिसकाया तो 10 की पावर 2 और राइट में खिसकाया तो -2, कितना बन गया 0.732 × 10⁻²। अब देखिए यहां पर, यहां कहां खिसकाना है, यहां पे 1 के बाद आएगा तो कैसे लिखेंगे 1.540 या 1.54, कितने डिजिट खिसकाया, राइट साइड खिसकाया डेसिमल लेकिन 2 डिजिट खिसकाया तो 10⁻²। ठीक है, तो पहला डिजिट अगर 1 2 3 4 हो तो डेसिमल पहले डिजिट के बाद आता है, लेकिन 5 6 7 8 9 हो तो पहले डिजिट के पहले आएगा डेसिमल। बताइए इज इट ओके टू यू गाइस, ध्यान रखोगे इतनी बात, हाँ सर इतनी बात हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ जाते हैं तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आप लोगों ने समझ लिया है। अब मैं आपको सिखाता हूं राउंड ऑफ करना। राउंड ऑफ भी जो है एक इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट होता है, बहुत ही छोटा, जो हम 5th क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं, बट अब समझने की जो है एक और बार जरूरत पड़ गई। राउंड ऑफ, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो भाई हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं। राउंड ऑफ का मतलब है कि डेसिमल के बाद अगर 4 डिजिट तक लिखा है और मुझे 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसका बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि अगर जो वैल्यू है 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, लीव एज इट इज, जैसा कैसा छोड़ देते हैं। ठीक है, और अगर वैल्यू जो है आखिरी वैल्यू जिसको हम राउंड ऑफ करना चाहते हैं वो 6 7 8 9 है, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं +1 कर देते हैं, +1 इन प्रीवियस डिजिट। ठीक है, और अगर 5 है, 5 को राउंड ऑफ करना है तो 5 के पहले देखा जाएगा, बिफोर 5 अगर इवन नंबर है, बिफोर 5 इवन नंबर है तो लीव एज इट इज, जैसा कैसा छोड़ दो। लेकिन अगर 5 के पहले ऑड नंबर है, बिफोर 5, अभी देखो सब समझ में आ जाएगा, बिफोर 5 अगर ऑड नंबर है 5 के पहले तो आप उसमें +1 इन प्रीवियस डिजिट। जैसे कि आपको यह मिल गया कि डेसिमल के बाद ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है 6.6789। अब मैं कह रहा हूं कि डेसिमल के 2 डिजिट तक ही आपको राउंड ऑफ करना है, मतलब इसको यहीं पर खत्म करना है। तो हम क्या करते हैं 6.6, 7 के बाद क्या है, मतलब 7 के बाद जो कुछ भी उसको हटा दो, 7 के बाद का नंबर 5 से बड़ा है, 7 के बाद का नंबर 5 से बड़ा है तो क्या करेंगे +1 कर देंगे प्रीवियस डिजिट में, यानी कि 7 को हम क्या कर देंगे +1, तो ये बन जाता है। हाँ सर ये तो हम समझते हैं, इसी को राउंड ऑफ कहते हैं। हाँ, अगर ऐसे लिखा है 6.6732 या 39 ये लिखा हुआ है, अब मुझे 7 तक राउंड ऑफ करना है तो मैं क्या करूंगा 6.6, अब 7 के बाद का जो डिजिट है वो 5 से छोटा है तो मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा, जैसा कैसा ही छोड़ दूंगा। अगर ऐसे लिखा है 6.675 या फिर 6.6, ठीक है 6.67 की जगह 85 लिखा हुआ है, अब मुझे 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, 2 डिजिट तक। क्वेश्चन में कहता है या जहां जैसी जरूरत होती है, जैसा अपना मन होता है उस हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। हाँ, 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो 6.6। अब जहां तक मुझे राउंड ऑफ करना है उसके बाद देखो 5 लिखा है, तो 5 लिखा है तो ये चेक करेंगे 5 के पहले क्या है, ऑड नंबर, ऑड है तो 1 बढ़ा दिया। अगर 5 के पहले इवन नंबर है जिसको राउंड ऑफ करना है तो उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। ये कहानी जो मैंने यहां पे लिखी है, तो ये राउंड ऑफ करने के जो रूल्स हैं वो होते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद बारी आती है, देखिए गाइस अभी हमें पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर। तो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं या जब भी हम जो है मेजरमेंट करते हैं तो उसमें 2 टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं, एक तो होते हैं सर्टेन डिजिट और एक होते हैं अनसर्टेन डिजिट, जिसको हम सर्टेन फिगर या अनसर्टेन फिगर भी कहते हैं। तो सर्टेन और अनसर्टेन का जो सम होता है वही होता है सिग्निफिकेंट फिगर। देखो मैं आपको ऐसे बताऊं, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी चीज, जैसे आपने लेंथ मेजर करी और लेंथ मेजर करके निकली 450 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो आप ऐसे समझो कि अगर आपने 450 सेंटीमीटर कहीं पे मेजरमेंट लिखी है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो है 450 एग्जैक्ट हो, या ये भी हो सकता है कि 449.9 हो, या ये भी हो सकता है कि 450.001 हो। तो इन सबको राउंड ऑफ करके 450 लिख दिया गया हो। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल है। तो आप यहां पर ये समझिए कि जब हम ऐसी बात करते हैं तो यहां पर कुछ डिजिट ऐसे होते हैं जो सर्टेन होते हैं, कुछ डिजिट ऐसे होते हैं जिनमें हमें डाउट होता है। तो हमें पक्का पता है कि 450 कहीं लिखा है तो 4 तो होगा ही होगा, इतना कैलकुलेशन में एरर नहीं होता। तो 4 में तो हम सर्टेन है, जबकि ये आखिरी के 2 डिजिट जो हैं इनमें हम श्योर नहीं है। 49 भी हो सकता है, 50.9 भी हो सकता है, ठीक, 50.01 भी हो सकता है, तो इसमें हमें डाउट है। तो आप यहां पर समझो ये डाउटफुल फिगर है। तो सर्टेन कितने फिगर हैं? बोला 1। डाउटफुल कितने फिगर हैं? 2। तो 1 + 2 हो गया 3। तो इसका मतलब है इसके अंदर टोटल कितने डिजिट हैं जो हमें कैलकुलेशन के बारे में बता रहे हैं? बोला 3 डिजिट। तो जो 3 जो नंबर है इसी को हमने सिग्निफिकेंट फिगर कहा है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कैसा भी हो सकता है कि कहीं पे लिखा है 500 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो 500 सेंटीमीटर में देखा जाए तो ये अगर कैलकुलेशन वाला पार्ट ऐसा भी हो सकता है कि 499.99 लिखा हो, तो यहां पर हम ये समझे जिसको राउंड ऑफ करके 500 बना दिया, या ये भी हो सकता है कि 500.0001 लिखा हो जिसको भी राउंड ऑफ करके 500 लिखा जा सकता है। तो इसमें तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें तो पहले डिजिट के बारे में ही श्योर नहीं है कि 5 होगा भी कि नहीं होगा, कि 499.9 होगा। तो इसमें हमारे सर्टेन कितने फिगर हो गए, इसमें सर्टेन डिजिट जो हो गए, सर्टेन, इसमें सर्टेन फिगर कितने हो गए, सर्टेन फिगर हो गए 0, और अनसर्टेन यानी कि डाउटफुल कितने फिगर हो गए, डाउटफुल फिगर कितने हो गए, बोला ये हो गए 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर्टेन प्लस अनसर्टेन मिला के 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर बन रहे हैं। तो इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। बट द पॉइंट इज कि क्या हम बार बार ऐसे ही कैलकुलेट करते रहेंगे, आंसर है नहीं। हमारे पास एक सेट ऑफ रूल्स बना हुआ है जिसको हम हमेशा जो है ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करेंगे। बट आपको एक चीज याद रखनी है, रूल्स ऑफ जीरो। जीरो का रूल आपको समझना कि जीरो 3 टाइप की होती हैं। एक तो होती है आपकी एक्सट्रीम लेफ्ट, लेफ्ट वाली जीरो, लेफ्ट वाली जीरो, ठीक है, ठीक। दूसरी होती है मिडिल जीरो जो कि बीच में आएंगी, और तीसरी होती है एक्सट्रीम राइट, एकदम राइट वाली जीरो, ठीक है। जैसे 0 0 1 0 5 8 0 7 5 0। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो जीरो है ये लेफ्ट वाली है, ये जीरो मिडिल वाली है, और ये जीरो राइट वाली है ना। तो बस ये बात ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के रूल्स क्या क्या हैं। तो आप ऐसे समझिए कि अगर आप लोगों से ये कह दिया जाए कि सिग्निफिकेंट फिगर जब कैलकुलेट करते हैं तो बस आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करने का पहला रूल यह है कि ऑल नॉन जीरोज, जितने भी नॉन जीरो क्वांटिटी है उन सबको सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। जैसे 1251 लिखा है, ये सारी नॉन जीरो है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, बोला 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। 12741 लिखा है, सारे नॉन जीरो है, इसको क्या मानेंगे, सारे सिग्निफिकेंट फिगर है, तो उसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। मिडिल जीरोज आर सिग्निफिकेंट फिगर, मिडिल जीरो जो बीच वाली जीरो होती है उसको हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो जो बीच वाली तीनों जीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है, और जो आसपास के डिजिट भी है। तो ये यहां पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। बताओ यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 6087। मिडिल जीरो को हमेशा काउंट करते हैं और बाकी नंबर तो सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे ही होंगे, तो 6087 आ गया। अब देखिए एक्सट्रीम लेफ्ट जीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब अगर कोई भी जीरो लेफ्ट में लिखी है, नॉन जीरो डिजिट के पहले वाली सारी जीरो लेफ्ट वाली होती है, एक्सट्रीम लेफ्ट, तो इनको कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं, है ना। तो बताओ ये जो नॉन जीरो है ये तो काउंट होंगे ही होंगे, बट लेफ्ट वाली जीरो कभी काउंट नहीं होगी। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3। बट सोचो कि अगर ये ऐसा लिख देते, इसी के आगे हम 1 लगा देते, इसी के आगे अगर हम 1 लगा देते 100052, तो अब ये काउंट होते, कितने हो जाते, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते। समझ गए। राइट वाली जीरो, एक्सट्रीम राइट जीरो विद यूनिट एंड डेसिमल आर सिग्निफिकेंट फिगर। अगर जीरो जो एक्सट्रीम राइट में है, बिल्कुल राइट साइड में, तो हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, लेकिन कब, जब यूनिट लगी हो या फिर डेसिमल लगा हो। यानी डेसिमल के राइट वाली जीरो, देखो एक्सट्रीम राइट की जीरो सिग्निफिकेंट होती हैं, लेकिन कब, जब यूनिट लगी हो या फिर डेसिमल लगा हो। अगर यूनिट भी नहीं है, डेसिमल भी नहीं है, तो फिर राइट साइड की जीरो को कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानते। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको ऐसे बता देता हूं, सारे एग्जांपल क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान के चलो ऐसे लिखा है 100 या ओनली 1000 लिखा है, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो बोला राइट साइड की एक्सट्रीम राइट जीरो विदाउट यूनिट इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, बिना यूनिट बिना डेसिमल के सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती। तो बताओ कितनी, बोला एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है जो कि 1 है। अगर ऐसा लग गया 1.00 तो सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं, बोला सर बिल्कुल है, डेसिमल के बाद आ गई तो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 3 0 और एक ये 1, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अगर ऐसा है 1.005, अब तो यूनिट भी नहीं लगी, अब तो मिडिल जीरो कहलाएगी ना, तो ये तो हमारी जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी, 1 2 3 4 5, टोटल 5। अगर ऐसा लिख दिया कि 1000 सेंटीमीटर, यूनिट लग गई, तो अब ये सारी जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। यूनिट नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ठीक है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। अच्छा अगर ऐसे कह दिया कि यहां पर डेसिमल लग गया तो हो ही गई, बस इतनी बात आपको याद रखनी है। अब देखो डेसिमल नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, डेसिमल है तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगी। अब बताओ ये कितना है, बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर, बोला सर 1 और 2, लेकिन अगर डेसिमल लग गया तो 3 हो गई, अगर यूनिट लग गई तब भी 3 हो गई, ठीक है, ध्यान रखिए।
अच्छा, पावर ऑफ 10 इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, कभी ऐसा लिखा है 5 इंटू 10 टू द पावर 6, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, बोला एक, तो एक सिग्निफिकेंट, पावर ऑफ 10 को एसएफ नहीं मानते। फिक्स क्वांटिटी हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे कहीं पे लिखा है 10 मोबाइल, तो बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर, बोला इनफाइनाइट। 100 एप्पल, तो फिक्स क्वांटिटी है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर, बोला 100 सिग्निफिकेंट, मतलब इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसको ट्राई कर सकते हैं, बताओ जरा, जल्दी जल्दी बताएंगे कमेंट्स, आप खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, ठीक है, और मेरे साथ करना। 1 2 3 4, 4 SF, 1 2 3, आखिरी एक्सट्रीम राइट जीरो इज नेवर काउंटेड इफ डेसिमल और यूनिट इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, तो तीन ही सिग्निफिकेंट फिगर है, एक्सट्रीम राइट नहीं काउंट करेंगे, अगर डेसिमल और यूनिट होती केवल तो ही काउंट करते, बोला तीन सिग्निफिकेंट फिगर। लेफ्ट वाली जीरो, चाहे डेसिमल हो चाहे नहीं हो, एक्सट्रीम लेफ्ट आर नेवर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो ये कितनी हो गई भाई, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर बचा है, वो भी ये है। अब देखो, बीच वाली जीरो तो हमेशा काउंट करेंगे, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि राइट में, डेसिमल होता तो काउंट करते। अब देखो, लेफ्ट वाली जीरो कभी काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन इस बार डेसिमल है तो राइट वाली भी काउंट हो जाएंगी, तो 3 और 2 5, ये 4 हो गए, ये भी 4 हो गए। बताओ, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। आप मुझे बताइए इसमें कितने एसएफ हो जाएंगे, 5.000, 0.0005। ठीक है, मुझे एसएफ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आप लोगों का गाइस वेट कर रहा हूं। इस चैप्टर में ये सारे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया है ये हम लोगों ने खत्म कर लिए हैं। कभी भी आपको डेसिमल वाली चीजों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उसका रूल भी मैं आपको सिखा देता हूं। ठीक है, देखिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, देखो कभी भी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करो तो आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट वाला जो है नंबर के जितना राउंड ऑफ करेंगे। जैसे कि कभी आपको ये ऐड करना है, ये इन दोनों को ऐड करना है, तो आप देखेंगे कि इसमें डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसमें डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो जो आंसर जो आएगा ना उसमें बस 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि कम वाले सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए आफ्टर डेसिमल। तो आपने सॉल्व किया और 2 डिजिट तक राउंड ऑफ कर दिया। सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे कि आप ये देखो, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ध्यान से समझना, इसमें डेसिमल के बाद 3 एसएफ, इसमें डेसिमल के बाद 2 एसएफ और उसमें डेसिमल के बाद 1 एसएफ। तो आपको जब फाइनल आंसर आएगा तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, बोला 1, तो डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट ही होना चाहिए। ये रूल होता है प्लस या माइनस का। ठीक है, फाइनल आंसर में 1 ही डेसिमल होगा और ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। गाइस, अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में होमवर्क नहीं बता रहे हो तो ये बहुत गलत काम कर रहे हो आप लोग। ठीक है, बताइए, तभी तो मुझे पता पड़ेगा कि हाँ आप लोगों ने कुछ सीखा है। अब मैं बात करूंगा भाई मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की, तो जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो आपको यहां पर ये देख लेना है कि सबसे छोटा ओवरऑल, डेसिमल के बाद नहीं, ओवरऑल सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, तो इसमें कितने बोला 3, इसमें टोटल 4, इसमें टोटल 5। तो जो आपका आंसर तीनों को इंटू करने के बाद जो आंसर आएगा ना उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे, 3, तो मिनिमम आंसर जो आपका आंसर आएगा उसमें भी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर जो है 3 होना चाहिए। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना, यानी कि बाकी सबको राउंड ऑफ कर देना टोटल 3 डिजिट तक। अब देखिए गाइस, जब भी हम बात करते हैं ना इस चैप्टर के सबसे छोटे से टॉपिक की, वो होता है यूनिट कन्वर्जन। भाई यूनिट कन्वर्जन तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि भाई 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट कितने सेकंड हो गए, बट 11th क्लास में ना थोड़ी चीजें बदल जाती हैं और आसान हो जाती है यूनिट कन्वर्जन को लेकर के। ठीक है, अब एक्चुअल में हमें समझना है कि हमें ना चीजों को आसान करने के लिए कुछ प्रीफिक्स याद करने पड़ते हैं। प्रीफिक्स वो होते हैं जो यूनिट से पहले लगाए जाते हैं, जैसे कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1, सेंटी मतलब 10⁻², मिली जहां भी मिल जाए उसकी जगह 10⁻³ लिख दो, माइक्रो जहां भी मिल जाए उसकी जगह 10⁻6 लिख दो, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। नैनो कहीं भी मिल जाए -9 लिख दो, पिको मिल जाए -12 लिख दो, फेम्टो मिल जाए -15 लिख दो, एटो मिल जाए -18 लिख दो। ठीक है, तो इसी प्रकार से डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा। ठीक है, तो आपको यहां पे मेगा मिल जाए, कहीं भी 10 प्लस का 6 लगा दो, ये पॉजिटिव प्रीफिक्स है। तो कहीं भी लिखा है 2 सेंटीमीटर, तो जो हम बचपन में सॉल्व करते तो लिखते थे कि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 का डिवाइड करना है। अब ऐसा नहीं करना, अब तो सीधे सेंटी कहीं भी लिखा मिल जाए उसकी जगह 10⁻² लिख दो, हो गया कन्वर्जन। मिली कहीं भी लिखा मिल जाए उसकी जगह -3 लिख दो, बस 1 मिलीमीटर हो गया। 0.5 माइक्रोमीटर, तो माइक्रो कहीं भी मिल जाए उसकी जगह 10⁻6 लिख दो, हो गया काम, हो गया, डन है। इसके बाद बारी आती है कुछ बेसिक यूनिट्स की। अब हम बात करेंगे, ये ऐसी बेसिक यूनिट है जो कि आपको जो जरूरी है ही है। जैसे कि पहली बात, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस को मेजर करने की सबसे बड़ी यूनिट होती है, उसको बोलते हैं पार्सेक। मतलब अगर आपको स्टार्स की डिस्टेंस मेजर करनी है, अगर आपको प्लैनेट्स की डिस्टेंस मेजर करनी है तो आप पार्सेक में या लाइट ईयर में कर सकते हो। लाइट ईयर भी जो है डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है। कभी भी लाइट ईयर, ईयर सुन के बच्चे टाइम की यूनिट लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। लाइट ईयर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की, ये इसकी वैल्यू लिखी हुई है। 1 पार्सेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं। इसी प्रकार से सन से अर्थ के बीच की डिस्टेंस, सन से
अर्थ के बीच की डिस्टेंस अगर आपको मेजर करनी है तो वो किसमें बताई जाएगी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में बताई जाएगी, ठीक है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू ये है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन कौन सी होती है, फर्मी। अगर आपको न्यूक्लियस का साइज मेजर करना है तो फर्मी में मेजर करेंगे। अगर आपको एटम का साइज यानी कि छोटी डिस्टेंस मेजर करनी है तो आप एंगस्ट्रॉम में मेजर करेंगे। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अगर आपको वेवलेंथ मेजर करनी है तो नैनोमीटर में मेजर करेंगे। अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज मेजर करना है तो माइक्रोमीटर एंड 10⁻6 मीटर में आप करेंगे। एक छोटा सवाल आपसे पूछता हूं कि 1 न्यूटन में, न्यूटन जो कि फोर्स की एसआई यूनिट होती है, 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन बताना है। हर बच्चे को कमेंट करना ही है गाइस। देखिए अगर आप लोगों को ये लग रहा है ना कि सर ने बढ़िया पढ़ा दिया तो फिर कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा, जिससे मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है। और नेक्स्ट लेक्चर आपको कौन सा चाहिए, ऑब्वियसली सेकंड चैप्टर आने वाला है, ठीक है। बट अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सर सेकंड चैप्टर जल्दी लेके आइए तो 12th क्लास वालों से भी जल्दी आपका सेकंड चैप्टर जो है आ जाएगा। और हां, मैं अगर आपसे ये कहूं कि एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करो, कमेंट के सेक्शन में मुझे बताना। ये हैंड रिटन नोट्स आने वाले चैप्टर्स के क्विक रिवीजन नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पे ही मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कभी उस पर एक सिंगल पैसा आप लोगों से नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया, आप उसको जरूर से ज्वाइन करिए और अपना प्यार सपोर्ट जो है बनाए रखिए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड लक।